Okay, so this session is about planning with limiting factors. So basically our focus is on linear programming, लेकिन उससे linear programming को जरा पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग किस कॉन्टेक्स्ट में फिट होती है। तो असल में जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है वो है लिमिटिंग फैक्टर, कि जब आपके पास कोई ऐसा कंस्ट्रेंट हो जो आपके ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज होने में रुकावट बने, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपके लिए रुकावट बने आपके वर्क फ्लो में और आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ये लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल भी हो सकता है, ये लिमिटिंग फैक्टर लेबर भी हो सकती है, ये लिमिटिंग फैक्टर मशीन के आवर्स भी हो सकते हैं। और जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तो हम उसका बेस्ट यूज करना चाहते हैं। दो उसके अंदर इश्यूज होते हैं। शॉर्ट रन में तो हम यही देखेंगे कि इसका बेस्ट यूज करें, और लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि इसको खत्म कर दें। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमारी कोशिश ये होगी कि इस लिमिटिंग फैक्टर को एलिमिनेट कर दें। यानी कि अगर मशीन हमारा लिमिटिंग फैक्टर है तो लॉन्ग रन में भाई एक मशीन और ऐड कर दो। अगर फैक्ट्री की स्पेस हमारा लिमिटिंग फैक्टर है तो लॉन्ग रन में फैक्ट्री की स्पेस बढ़ा दो। लॉन्ग रन में तो हम कोशिश करेंगे कि इस बॉटलनेक को, इस कंस्ट्रेंट को, इस लिमिटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें। लेकिन शॉर्ट रन में हम क्या करेंगे, इस लिमिटिंग फैक्टर का बेस्ट यूज करेंगे। अच्छा, अब बेस्ट यूज कैसे करेंगे? आपने पढ़ा हुआ है कि हम इसमें मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि लिमिटिंग फैक्टर अगर तो एक है तो हम करते हैं लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। ये एनालिसिस आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, की फैक्टर एनालिसिस भी से कहते हैं और लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेते हैं, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के बाद उसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10, 12 और 15 है और इसके ऊपर 5 kg लगा है और इसके ऊपर 4 kg लगा है और इसके ऊपर 3 kg लगा है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर जो निकल रहा है यहाँ पे वो 3 है और ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई इतना मटेरियल लगता है और इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तो आपने उसका बेस्ट यूज करना होता है शॉर्ट रन में। बेस्ट यूज उसे कहते हैं कि हमारा 1 kg से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहाँ पे आ रहा है। तो चूंकि हमारा 1 kg से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन सी में आ रहा है तो हम पहले सी को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर बी को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर ए को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो बेसिकली की फैक्टर एनालिसिस में या लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब एक लिमिटिंग फैक्टर है। अब अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं तो फिर की फैक्टर एनालिसिस हो नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि आप एक फैक्टर से रैंकिंग करोगे तो रैंकिंग कुछ और आएगी, और दूसरे फैक्टर से रैंकिंग करोगे तो रैंकिंग कुछ और आएगी। तो आप दो मुख्तलिफ फैक्टर से दो मुख्तलिफ जब रैंकिंग्स आएंगी तो आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकोगे। तो इसलिए अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं तो फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पे आना पड़ेगा। फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू और लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रोसेस के थ्रू मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मल्टीपल में भी जो है अब आगे फिर होता है कि मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में अगर तो दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर तो दो प्रोडक्ट्स हैं और हम दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तब तो हम अलजेब्रिक और ग्राफिकल सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हम सिंप्लेक्स मेथड जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का, सिंप्लेक्स मेथड उस पे जाएंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड कब यूज होता है? जब दो से ज्यादा हो तब तो लाजमी यूज करना है। दो प्रोडक्ट पे भी सिंप्लेक्स मेथड यूज हो सकता है, ठीक है, बट हम उस वक्त यूज करते हैं जब दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो। क्यों? क्योंकि दो प्रोडक्ट्स के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ लो कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि दो प्रोडक्ट्स पे तो ग्राफिकल मेथड हो सकता है, दो से ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब ग्राफ बनाते हो ना तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो हम ग्राफिकल मेथड में एक्स और वाई को तो प्लॉट करके दो प्रोडक्ट्स, दो एक्सिस की तो गुंजाइश है। इसके बाद आपको पता है ये तो फिर माइनस में और ये फिर वाई माइनस में चला जाता है। तो ग्राफ में दो
एक्सेस की गुंजाइश होती है और हम दो प्रोडक्ट्स को तो ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। दो से ज़्यादा जब प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर हम ग्राफिकली इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर हमें एक प्रोग्राम चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो सिंप्लेक्स मेथड है, और फिर वो लंबी चौड़ी वो प्रोग्रामिंग है, उसमें हम बाद में, मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में मैं सिंप्लेक्स नहीं कर रहा क्योंकि आज एक तो आई एम टू मच टायर्ड, और आज शायद मैं 1.5 घंटे की सेशन करूँ, और उसके अंदर मैं सिर्फ ग्राफिकल ही कवर करूंगा। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। बस मैं 5-6 मिनट और स्पेंड करूंगा इस पे, और ताकि आप जरा उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएं। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि स्टेप 1 क्या है कि फैक्टर आइडेंटिफाई करो, कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, रैंकिंग करो, एलोकेट करो रिसोर्सेज को। मैं इस पे टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, स्टूडेंट इसमें काफी कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हमारे सेवरल लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, तो क्या करना है, तो फिर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में फिर हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो या तो कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना होता है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप वेरिएबल्स डिफाइन करो। आप अमूमन क्या कहते हो कि लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ एप्पल्स एंड लेट y बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। तो जो भी आपके क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं, प्रोडक्ट x प्रोडक्ट y, एप्पल्स ऑरेंजेस सी बैग ई बैग, जो भी दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं आप उसको x और y में लिख लेते हो। सो बेसिकली पहला जो स्टेप है वो डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स है, बहुत आसान होता है। दूसरा जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव या तो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना होगा या कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। दोनों सूरतों में आप ऑब्वियसली क्या लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करते हैं, तो उसको C इज इक्वल टू, आप दो चूंकि प्रोडक्ट्स आपके x और y होते हैं, तो मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 5 है और एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 6 है। तो आप क्या कह रहे हो कि आप 5x + 6y को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, और यहाँ पे इसको आपने C लिख दिया। C मींस कंट्रीब्यूशन। अगर आप इसमें कॉस्ट का फंक्शन बनाना चाहते हो तो जरा डिफरेंशिएट करने के लिए उसको Z लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो 5 है वो कॉस्ट होगी और 6 भी कॉस्ट होगी x की और y की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के फंक्शन को C से लिख लेते हैं और कॉस्ट के फंक्शन को Z से लिख लेते हैं। ये भी आसान सा है। आपको क्वेश्चन में चूंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं तो आपको टेस्ट किया जा सकता है कि आप फॉर्मुलेट करें ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट करना होता है। अब कंस्ट्रेंट क्या होता है, चूंकि आपके दो प्रोडक्ट्स हैं तो कंस्ट्रेंट मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, और आपको ये कहा जा सकता है कि मटेरियल जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स का मिला के 1000 kg से ज्यादा नहीं है। तो इसका कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेट कैसे होगा, इसका कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेट ऐसे होगा कि आप एक प्रोडक्ट पे लगने वाला मटेरियल और दूसरे प्रोडक्ट पे लगने वाला मटेरियल दोनों की इक्वेशन बना के आप लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 1000। इसी तरीके से आपको कहा जा सकता है कि लेबर लिमिटिंग फैक्टर है और इसके आपके पास 500 से ज्यादा घंटे नहीं है, तो अगेन आप इसको कैसे फॉर्मुलेट करोगे, उसी तरह x और y को जितने घंटे x पे लगते हैं और जितने घंटे y पे लगते हैं आप इसको फॉर्मुलेट कर लोगे कि हमारे पास इससे ज्यादा लेबर के आवर्स नहीं है। तो क्वेश्चन में वो जितने भी कंस्ट्रेंट दे दे, जैसे भी दे दे, वो डिमांड का भी कंस्ट्रेंट दे सकता है कि 500 से ऊपर की डिमांड x की नहीं है और 200 से ऊपर की डिमांड y की नहीं है, वो दोनों की मिला के भी कोई ना कोई डिमांड दे सकता है। तो जो भी वो कंस्ट्रेंट आपको दे रहा है उसको आप फॉर्मुलेट कर लो। फॉर्मुलेट करने के बाद उस ओके सो अब ग्राफ के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करता चलूं जस्ट आपकी याद दहानी के लिए। तो ग्राफ के लिए आपको ना कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ 3x + 2y = 1000, तो अब मुझे x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि मैंने x और y को प्लॉट करना है। यहाँ पे मुझे मुझे ये पता करना है कि अगर x 0 हो तो y पे कहाँ पे निशान लगाऊं और अगर y 0 हो तो x पे कहाँ पे निशान लगाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को 0 कर दूं, लाइक इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 0 करता हूँ तो 2x = 1000 बन जाता है और y = 1000/2 500 बन जाता है। और दूसरी बारी मैं y को रिमूव कर देता हूँ और x को जो है वो 3x लिखता हूँ।
तो जब मैं इस तरीके से करता हूँ, यानी कि y को जब मैं 0 ले लेता हूँ तो ये आ जाता है 3x इज इक्वल टू 1000 और x इक्वल्स 333। अब इसका मतलब ये है कि x को 333 पे कट कर लो और y को 500 पे कट कर लो और इन दोनों को मिला लो, तो आपके पास फॉर्मुलेट हो जाता है ये वाला कंस्ट्रेंट। तो चौथा स्टेप यही है कि आपने तमाम जो कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं, यहाँ पे फॉर्मुलेट किए हैं, इसको अब आपने ग्राफिकली थ्रू लाइंस प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब आप ये काम करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे ले जाऊं, आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है। तो जब आप सारे अपने कंस्ट्रेंट्स जो है वो फॉर्मुलेट कर लेते हो तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है। तो ग्राफ जब आ जाता है तो उसके बाद आपने लेना होता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन है जो तमाम कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए आप कोई से भी यूनिट्स बना सको। अब देखो, ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो बेसिकली जो फिजिबल रीजन है वो आपका ये वाला बनता है जिसके अंदर फिर कोई आगे कट पॉइंट नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इसमें कहीं में भी मैं नुक्ता लगा दूं तो आप वो वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन वो ऑप्टिमल होगा या नहीं होगा ये अभी बात की बात है। लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फिजिबल रीजन है। अब कंट्रीब्यूशन के केस में ये फिजिबल रीजन होता है और अगर कॉस्ट का केस होता तो फिर ये आउटर वाला जो रीजन होता है ये फिजिबल होता, और कंट्रीब्यूशन के केस में इनर रीजन जो है वो फिजिबल होता है जिसके अंदर फर्दर कोई कंस्ट्रेंट ना हो। तो फिजिबल रीजन जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद छठा स्टेप ये होता है कि आपने उस फिजिबल रीजन का ऑप्टिमल पॉइंट देखना होता है। तो अब इस वक्त इस फिजिबल रीजन का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो नॉर्मली इसको आप देखने के लिए, नॉर्मली ये जो पॉइंट होता है ये बिल्कुल टुवर्ड्स दी एजेस होता है। ठीक है, टुवर्ड्स दी आउटर एजेस। और उस आउटर एजेस में आप ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं देखते, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते, क्योंकि इसमें तो फिर एक चीज जीरो हो जाती है और हमारे यहाँ नॉर्मली एक चीज को जीरो करना ऑब्वियसली वो इतना ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता। तो नॉर्मली ये होता है कि जो आपके फिजिबल रीजन के दो एजेस बन रहे होते हैं, दो बन रहे हैं या एक बन रहा है, तो उसमें से जो आउटर एज है वो नॉर्मली ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होता है। अब बाज़ औक़ात थ्रू आई देखना ये पॉसिबल नहीं होता कि कौन सा आउटर एज है, और दूसरा तरीका वो ये भी कहते हैं जी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बना लो और इस आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को ऊपर लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, और जहां पे ये मैक्सिमम पॉइंट को टच करे वो सी है या डी है तो वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। लेकिन इसमें आपको सिंपली आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को भी छोड़ें, अब चूंकि ज्यादातर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, आपने ये कर लेना है कि आपने जो दो पॉइंट्स हैं सी और डी, इन दो पॉइंट्स पे जो भी दो कंस्ट्रेंट्स आपस में कट करें, लाइक सी पॉइंट में एक ये कंस्ट्रेंट कट कर रहा है और एक ये कंस्ट्रेंट कट कर रहा है, तो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेनी है। और इसी तरह डी पॉइंट पे भी आपने जो दो इक्वेशंस हैं वो ले लेनी है। तो ये अब आपकी क्या बन जाएंगी, ये आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक्स और वाई को जब आप सॉल्व करोगे तो जिस एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो जाए वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। वो सी भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको जरा एक रिफ्रेश कराने के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। हो सकता है आप डेफिनेटली आप चूंकि पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टेप नंबर 5 है ऑप्टिमल प्लान बताओ और फिर आंसर दी क्वेश्चन कर दो। तो बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से कि इन तमाम स्टेप्स में से कोई अगर पर्टिकुलर स्टेप है जो आपको प्रॉब्लम करता है तो वो बता दें। और इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई और कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल वाले में, नॉट सिंपलेक्स में, वो बता दें ताकि मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मेरा उस पर जरा ध्यान हो। ठीक है, एक चीज आखिरी में बता देता हूँ, इन द मीन टाइम आप बेशक क्वेश्चन पूछते रहें। और वो क्या है, वो है आपकी शेडो प्राइस। ठीक है, आई होप आपको सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं। वैसे अब आपको ग्राफ नहीं भी बनाना आता तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाना तो आना नहीं है। ओके, नौशीन कह रही है फिजिबल रीजन और आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है जी, मैंने नोट कर लिया है। और अभी इसकी प्रैक्टिस में मैं आपको फोकस करके बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है।
हाउ टू ड्रॉ आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन इज माय एरिया ऑफ कंसर्न। अच्छा, ये जिसको भी प्रॉब्लम है ना आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का, तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं यूं कहूं कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में बहरहाल प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मामला आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन के बगैर गुजारा हो जाता है, हमें जरूरत नहीं है आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। तो अभी जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आपको डिटेल में समझा दूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का अलिफ बे भी नहीं आती और 100% आप अपने दिमाग से इसको निकाल दें, या आपको पता भी नहीं है इस चीज का, तो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो है वो बहरहाल सॉल्व हो जाता है। हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता फिजिबल रीजन को पहचानना और फिजिबल रीजन में से ऑप्टिमल पॉइंट का निकालना, ये सबसे की लर्निंग है, और कंस्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट करना ये की लर्निंग है यहाँ पे, जिसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल मैंने दोनों के पॉइंट्स नोट कर लिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है शेडो प्राइस और डुअल प्राइस का। ये कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट्स को जरा तंग करता है और इससे भी काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे शेडो प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको डुअल प्राइस भी कहते हैं, वो ये है कि अगर हमें एक एडिशनल यूनिट मिल जाए लिमिटिंग फैक्टर का, अभी तो हम कह रहे हैं ना कि मटेरियल जो है वो हमारे पास 1000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमें मटेरियल 1001 यूनिट मिल जाए, यानी कि एक यूनिट मटेरियल का फालतू मिल जाए, यानी कि 1 केजी मटेरियल का फालतू मिल जाए, तो इस 1 केजी फालतू मिलने से क्या होगा, आप एक यूनिट और बना सकोगे। अब ये मैं प्रिसाइसली नहीं कह सकता कि आप एक यूनिट और बना सकोगे। अगर तो एक यूनिट बनाने पे 1 केजी लगता है तो फिर 1 यूनिट बना सकोगे, अगर 1 यूनिट बनाने पे 2 केजी लगता है तो आधा यूनिट और बना सकोगे, अगर 1 यूनिट बनाने पे 4 केजी लगता है तो 0.25 यूनिट बना सकोगे। लेकिन बात ये है कि 1 केजी फालतू होने से कोई ना कोई तो आप 0.001 या 0.01 या 0.1 या 1 कुछ ना कुछ तो फालतू बना सकोगे ना एक्स और वाई को। तो जाहिर सी बात है, जब एक्स्ट्रा यूनिट होने की वजह से आप ज्यादा बना पाओगे तो आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्न कर पाओगे। तो शेडो प्राइस का कॉन्सेप्ट ये है कि बाय हैविंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर हाउ मच कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज। तो जितना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा उसको हम उस रिसोर्स की शेडो प्राइस कहेंगे, और शेडो प्राइस कहते हैं उस प्रीमियम को, आई रिपीट द वर्ड शेडो प्राइस कहते हैं उस प्रीमियम को जो आप विलिंग होंगे देने के लिए उस रिसोर्स को हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मटेरियल ए है और मटेरियल ए के 1 यूनिट फालतू होने से मेरा कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज से बढ़ जाता है, तो मैं अब मटेरियल ए की जो भी प्राइस है वो तो देने को तैयार होऊंगा सोऊंगा। सो लेट्स से मटेरियल ए 10 रुपए का आता है, तो मैं मटेरियल ए 10 रुपए तो मुझे वैसे भी देने हैं, वो तो मैं दूंगा, लेकिन मैं 10 रुपए फालतू भी देने को तैयार हो जाऊंगा। क्यों फालतू देने को तैयार हो जाऊंगा? क्योंकि मेरा इससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इजाफा होता है। मैक्सिमम कितना इजाफा होता है? 10 रुपए का इजाफा होता है। तो मैं मैक्सिमम प्रीमियम कितने देने का तैयार हूँ? 10 रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर ये मटेरियल मुझे 10 का मिलता है तो मेरे 10 रुपए बच गए, 11 का मिलता है तो 9 रुपए बच गए, 12 का मिलता है तो 8 रुपए बच गए, 13 का मिलता है तो 7 रुपए बच गए, 19 का मिलता है तो फिर भी 1 रुपए बच गया, 20 का मिलता है तो चलो कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर ये 21 का मिलता है तो अब मुझे फिर 1 यूनिट एक्स्ट्रा होने का कोई फायदा नहीं है, तो बेशक मैं अब खरीदूंगा ही नहीं। तो शेडो प्राइस वो मैक्सिमम प्रीमियम है जो आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर हासिल करने के लिए पे करने को तैयार होते हो। सो इट हैज अ मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। और दूसरी बात, एक चीज ये भी याद रखें कि शेडो प्राइस हर रिसोर्स की नहीं होती। तो आपके कुछ रिसोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म में 2 चीजें होती हैं। एक जैसे मेरे दिमाग से निकल गया, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बता दे कि शेडो प्राइस का ताल्लुक किससे होता है। 2 तरह के रिसोर्स होते हैं ना, एक उस फिजिबल रीजन वाले और फिजिबल रीजन से ऊपर वाले। कौन से होते हैं? बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। एक तो क्या बाइंडिंग, ठीक। दूसरा क्या वर्ड होता है आदिल? हाँ, दूसरा मुझे ज़हन में आ गया, दूसरा होता है स्लैक। स्लैक रिसोर्स, या उसको नॉन बाइंडिंग कह लो, नॉन बाइंडिंग कह लो,
ठीक है। अब ये बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग कौन से होते हैं ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ से डायग्राम से। तो ये डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम है आपके सामने। तो अब ये जो आपका फिजिबल रीजन है, ये जो आपका फिजिबल रीजन है, अच्छा इस डायग्राम को मैं क्या दिखाऊं, इस पर तो वैसे ही जो है वो दो ही हैं, तो बेसिकली दोनों ही बाइंडिंग है क्योंकि फिजिबल रीजन के ऊपर दो ही लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों, इसका मतलब बाइंडिंग है। तो इससे ऊपर वाली लाइन, इससे ऊपर वाली डायग्राम पे जाता हूं मैं। इसको देख लो, इसको देख लो। तो अब यहाँ पे आप देखो तो जो फिजिबल रीजन है सी और डी, तो फिजिबल रीजन पे आपका, या यूं समझ लो कि चलो ये ऑप्टिमल पॉइंट है सी, तो ऑप्टिमल पॉइंट पे एक लाइन ये है, तो ये एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो गया, और दूसरी लाइन ये है, तो लेट्स से ये एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो गया। तो ऑप्टिमल पॉइंट पे जो दो लाइंस हैं या दो जो फैक्टर्स हैं वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो गए। इसके ऊपर ये वाला, इसके ऊपर ये वाला, जितने भी इसके ऊपर वाले फैक्टर्स हैं वो आपके नॉन बाइंडिंग होंगे। तो जो नॉन बाइंडिंग होते हैं उसमें स्लैक होता है। स्लैक का मतलब ये होता है कि उसमें स्पेयर कैपेसिटी होती है, वो अभी फुल यूज नहीं हो रहे होते। जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है वो फुल यूज हो रहा होता है। तो जो शेडो प्राइस है वो फुल यूज वाले की हो सकती है, स्लैक की नहीं हो सकती। स्लैक में तो उल्टा वो रिसोर्स बचा हुआ है, जो रिसोर्स शॉर्ट है और वो फुल यूज हो गया है, तो उसका एक एडिशनल यूनिट डालने से प्रीमियम कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा, वो स्लैक, वो आपकी शेडो प्राइस होगी। तो ये भी आपने थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी इस बात को ज़हन में रखना है कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का शेडो प्राइस हो सकती है, नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट की शेडो प्राइस नहीं होती, बल्कि उसको हम स्लैक रिसोर्स कहते हैं। स्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फुली यूटिलाइज होता ही नहीं है, उसमें से कोई ना कोई अंडर यूटिलाइज रह जाता है। तो जो अंडर यूटिलाइज रह गया उसका तो हम एक्स्ट्रा यूनिट लेना भी नहीं चाहेंगे, जो अलबत्ता फुली यूटिलाइज्ड है उसका एक्स्ट्रा यूनिट हम लेना चाहेंगे, और उसके एक्स्ट्रा यूनिट लेने से जो कंट्रीब्यूशन में इजाफा होता है उसको हम शेडो प्राइस कहेंगे। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको चैप्टर में से जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं कराऊंगा, मैंने वो सेट पूरा बनाया हुआ है, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। मैं स्टार्ट में जरा दो क्वेश्चन से स्टार्ट लेता हूँ डिस्क्रिप्टिव, ताकि एक दफा हमारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं, और उसके बाद मैं इमीडिएटली एमसीक्यूज पे चला जाऊंगा, और अगर फिर एक टाइम परमिट्स तो मैं दोबारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कई इतने इतने बड़े हैं कि वो अगेन उसको समझाने में वही जो लास्ट टाइम हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे मैं आपके सामने जल्दी से, यानी कि थोड़ा सा क्विक वे में आपके साथ ये वाला क्वेश्चन जो है पास पेपर का सीमा का 10 नंबर का, मेरी कोशिश होगी कि 10 नंबर की रेंज वाले जो सवाल है उसको हम ज्यादा टच करें, क्योंकि वो ज्यादा कैंडिडेट हैं एग्जाम में आने के। तो दिस इज द क्वेश्चन, और सिंपल सा सवाल है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, और इसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, और फिर हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। तो अब जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे बताया कि कंस्ट्रेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता और कंट्रीब्यूशन वाले मामले में भी कोई नहीं होता, तो एनीवेज फिर भी हम इसको एक दफा क्विकली देखते हैं, क्योंकि वैरायटी ऐसी हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। अगर आप सेलिंग प्राइस में से इस सेलिंग प्राइस में से इस तमाम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है वो 51 है। और अगर इस सेलिंग प्राइस में से तमाम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है वो 38 है। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा वो तो बड़ा आसान है कि 51e प्लस 38m। ठीक है। अब इसको आप e और m लिखा रहने दें, इसको आप x और y कर दें, ये अब आपकी मर्जी है, बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया, और वो हो गया 51e प्लस 38m। अच्छा, अब उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, तो एक दफा जरा कंस्ट्रेंट बना के देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मटेरियल ए का हमारे पास जो मैक्सिमम मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो 4800 kg है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओके। आदिल कह रहे हैं जी, इन टुडे सेशन डायरेक्टर एग्जामिनेशन सेट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल बी थ्योरेटिकल। अब मुझे नहीं पता आज के सेशन में उन्होंने
वाज़े तौर पे ये कहा है या मुबहम अंदाज में कहा है, क्योंकि इससे पहले सेशन में मैंने खुद सुना है ये कहते हुए कि थ्योरेटिकल भी हो सकता है, केस भी हो सकती है, इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। अब उन्होंने कौन से अल्फाज यूज किए मैंने आज का सेशन नहीं देखा। तो आदिल जरा माइक्रोफोन ऑन करके जरा कोई एक शख्स जिसने अच्छे तरीके से सुना है वो जरा माइक्रोफोन ऑन करके जरा एक्सप्लेन कर दे ताकि बाकी भी सुन ले। अब मैं क्या सेशन देखूंगा दोबारा सारा। मैं आपको वैसे बताऊं, आपके ये जो डायरेक्टर एग्जामिनेशन है मैंने इनका लास्ट सेशन सुना, तो वो एक तो चूंकि प्रेशर भी होता है और लाइव में आप सवाल सुन रहे हो और आपने इतने सारे जवाब देने हैं, तो वो मिक्सिंग हो जाती है। तो जिस तरह भी जिशान का कमेंट आया ना कि वो मिक्स कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव और थ्योरेटिकल को, तो ये बात मैं जिशान से एग्री करूंगा, क्योंकि मैंने भी उनका एक सेशन सुना तो उसमें एक दफा वो जो 7 लेडी होती हैं आपकी मार्कॉम जो है वो पूछ रही थी कि सर ये जो CFAR है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो ये सर थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि ये थ्योरेटिकल में फॉल करता है और इसके थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, और ये हमने प्लान दिया 9-2 का, तो उसके अंदर हमने बताया कि इतने ये आएंगे, और ये मैंने बकायदा लाइव सुना। ठीक है, तो वो इतनी अगर बड़ी बात कर सकते हैं गलत, क्योंकि वो उस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा उनको पता ही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चूंकि लाइव में सवाल को समझ के इमीडिएट जवाब देना, आपकी थोड़ी सी भी टेंशन इधर उधर हो या कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही हो तो जवाब गलत हो जाते हैं। तो मैं इसलिए ये जो आपने मुझे वर्डिंग बताई है मैं इस पे शायद इतनी रिलाई ना करूं। जो मॉडल पेपर दिया गया उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, केस स्टडी भी हो सकती है, डेफिनेशन भी हो सकती है, और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। तो ठीक है, तो इसलिए आपने अब आज की स्टेटमेंट से ये नहीं करना कि पता लगे जी आप कहें जी मैं तो किसी किस्म का न्यूमेरिकल तैयार नहीं करने लगा। ठीक है जी, तो ये इसको आपने यूं नहीं लेना। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो मिल्क शेक के साथ चाय क्यों पी रहे होते हैं। ये ये क्या कमेंट है बेसिकली, मैंने तो नहीं उनको ना चाय पीते देखा ना मिल्क शेक पीते देखा। अच्छा चलें, होगा बहरहाल। हम नहीं डिस्कस करते, मैंने आपको बताया ना कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट के उनको ना पता, वो बस इसको बेसिकली गबल्ले कहते होते हैं। जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना तो बहुत सारी चीजें आपके मुंह से निकल जाती हैं, तो लाइव में तो मार्जिन नहीं होता, बाकी जो रिकॉर्डेड होते हैं उसमें कट कर ली जाती हैं ऐसी बातें। तो ये एज सच इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, तो उसके बाद अब हम मटेरियल ए का कांस्टेंट एस्टैब्लिश करते हैं। तो मटेरियल ए का कांस्टेंट आप एस्टैब्लिश करोगे, क्या लिखोगे आप? लिखोगे, अच्छा अब मुझे आप बताओगे कि मैं यहाँ पे ई के साथ क्या लिखूं और एम के साथ क्या लिखूं, और जो कुल मिला के 4800 से कम है, तो ये मेरा मटेरियल ए का कंस्ट्रेंट बन जाएगा। अब मुझे आपने बताना है कि मैं ई के साथ क्या लिखूं, कितना ई प्लस कितना एम बराबर होगा 4800 के, कितना ई, कितना ई और कितना एम। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ई पे कितना मटेरियल ए लगेगा और प्रोडक्ट बी पे प्रोडक्ट एम पे कितना मटेरियल ए लगेगा। तो मटेरियल ए की क्वांटिटी आपने निकालनी है, ऊपर डेटा दिया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ये पिक कर लेते हैं तो बाकी इसके अंदर कंस्ट्रेंट में कुछ रह नहीं जाता। 5E2M, तो बिल्कुल ठीक है जी। 5E2M कैसे पता लगा? ये 60 है, ये 12 है, तो 12×5 = 60 हो गया। ये 24 है, ये 12 है, तो 2 हो गया। तो 5E और 2M। इसी तरीके से मटेरियल भी 2E और 3M। इसी तरीके से लेबर 2E और 1M। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट के हवाले से हमने एस्टैब्लिश करना था। तो अगर मैं मटेरियल बी एस्टैब्लिश करूं तो 2E प्लस 3M लेस देन एंड इक्वल टू 3900 बनता है। अगर मैं लेबर का एस्टैब्लिश करूं तो 2E प्लस एम लेस देन इक्वल टू 2500 बनता है। और अगर मैं मशीन आवर्स का एस्टैब्लिश करूं तो 2E प्लस 4M लेस देन एंड इक्वल टू 5000 बनता है।
और फिर एक नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लेते हैं कि x जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, वो 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको बता दिया, डिमांड का यहाँ पे कोई चक्कर है नहीं। तो ये दो चीजें तो आपको बड़ी शार्प किस्म की आनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बड़ा क्लियरली स्टैब्लिश कर पाए, आप कंस्ट्रेंट्स बड़े क्लियरली स्टैब्लिश कर पाए। जब आप ये कंस्ट्रेंट स्टैब्लिश कर लेंगे तो फिर अगला जो मरला होता है वो ये है कि आपने ग्राफ बनाना होता है। अब ग्राफ प्रैक्टिकली तो बनाना आपको आएगा नहीं, तो ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बनाऊं 5e + 2m के, और अगर आपसे कोई बस सवाल पूछ ले कि मुझे e और m की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बता दो, तो मैं पहले इसको कैंसिल करते हुए 4800 को 5 पे डिवाइड कर दूंगा तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और m को निकालने के लिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और 4800 को 2 पे तकसीम करूंगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लर्निंग आपकी होनी चाहिए कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने आते हैं तो फिर उसके बाद है कि आपने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अच्छा, मैं अब इसके लिए आपको इसके आंसर पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 P2 मई 2014, मई 2014, ये हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, और लें जी, इन्होंने ग्राफ बना के नहीं दिया। अब ग्राफ इन्होंने नहीं बनाया तो हमें अब क्या करना है, हमें अब बनाना चाहिए जी ग्राफ हमें इस वक्त, या कोई जरूरत नहीं है? आप समझते हैं कि ग्राफ बनाना आपको आता है? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आगे आगे जो है ना वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ग्राफ बना हुआ दिया होकर हमें इंटरप्रिटेशन करनी है। क्या कहते हैं, शैल आई मेक द ग्राफ? बना लें, एक बार बना लें जी। मैं जरा कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी कोई क्विक किस्म का कुछ, बस सिर्फ इतना बना लूं कि जिससे मुझे जो है वो भी उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है एनीवेज। तो मैं फिर भी आपको ना एक एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के लिए आपको मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ई की वैल्यू क्या आती है, मेरे ख्याल में इट्स वर्थ स्पेंडिंग 5 मिनट्स, 5 मिनट लगा लेते हैं जितना हमारे से हो सके। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 4800 को 5 पे तकसीम करो, 5 में 45, और कितनी आएगी जी, 960। और ये जरा चेक कर लीजिएगा, और एम आएगी कितनी, 2400। ठीक है जी, और फिर उसके बाद यहाँ पे ई की वैल्यू आएगी कितनी, 1300, और एम की वैल्यू आएगी 1450, 1450। ठीक है जी, गड़बड़ तो नहीं हो रही? ई 1950, ठीक है जी, ई आएगी 1950, और एम एम लेने के लिए आप ये कैंसिल कर दो तो 1300। तेजी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। अच्छा जी, फिर ई की वैल्यू, फिर आप यहाँ पे ई की वैल्यू निकालने के लिए 1250 आ जाएगी, 1250, और एम की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप ले लो तो एम की वैल्यू 2500 ही आ जाएगी। देख लीजिएगा गलती ना हो इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे ई की वैल्यू 2500, और एम की वैल्यू 1250, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई करेक्शन हो तो मुझे क्विकली बता दे, अगर जिसके पास भी। तो अब ये अगर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो आप ये देखो कि लोएस्ट वैल्यू 960 है, और उसके बाद इट गोज अप टू लाइक 2400, 2500, और फिर उसके बाद उधर लोएस्ट वैल्यू 1250 है और इट गोज अप टू 2400। तो अगर मैं 300 का इंटरवल भी बना दूं
तो मेरे ख्याल में 2400 आसानी से कवर हो जाएगा। 300 300 300 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ये बनना मेरे से सही नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको एक एक्सपीरियंस देने की बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो अब उसके बाद अब प्लॉटिंग करनी है हमने, तो पहली प्लॉटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, हम E960 लेंगे। तो 3 4 5 900 हो गया, 900 और 60 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 960 हो गया। और M2400 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो M2400 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको और इसको मिला दोगे, ठीक है। तो ये क्या है 960 और ये क्या है 2400, तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट प्लॉट हो गया। उसके बाद M1300, सो 1 2 3 1200 हो गया, तो 1300 को यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसको हम क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे। और ई जो है वो 1950, 300 600 900 1200 1500 1800, तो समझ लो कि 1950 के यहाँ पे है, तो ई यहाँ, तो एक एक हमारे पास लाइन यूँ आ गई, ठीक हो गया जी। उसके बाद 1250 और 2500, ई 1250 1 2 3 4 1200 और ये तकरीबन 1250 हो गया। और उधर 2500 3 6 9 12 और 15 18 और 2400 और एक 2500, तो ये समझ लो 2500 यहाँ पे हो गया। तो ये एक लाइन हमारे पास यूं आ गई, ठीक है। अब ये डेफिनेटली जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह एक्यूरेसी तो कभी भी नहीं आएगी। और फिर है जी E2500 और M1250, E2500 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2500 हो गया। और M1250 1 2 3 4 1200 और ये 50 हो गया। तो ये कहीं जाके इस तरीके से कट होएगा। तो ये डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं इसको गलत बनाया होगा, जिसकी वजह से फिजिबल रीजन, अब मैं यहाँ से तो आपको कतन एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली अभी जो मैंने अगला क्वेश्चन कराना है उसमें चूंकि ग्राफ बना हुआ होगा तो हम फिजिबल रीजन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। फिजिबल रीजन, बहरहाल मैं ये बता दूं, फिजिबल रीजन एक वो रीजन होगा जिसमें फर्दर कोई, अब जिस तरह ये क्लीन रीजन है ना सारा, इसमें आप देखो कि इस रीजन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस विजिबल रीजन में कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम ना बना पाए, क्योंकि ये सारा क्लीन एरिया है और सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिजिबल रीजन ये होता है। और लेट्स से अगर मैं इसको फिजिबल रीजन कहूँ तो इसका जो आउटर एज है ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है और मेरे ख्याल में ये यही वाली दो हैं। मैं एक दफ़ा ज़रा कंफर्म कर लूँ। तो ये एक इक्वेशन है 960 एंड अप टू 2500 2400, मटेरियल एक ही इक्वेशन है। तो ठीक है जी, बिल्कुल एक यही इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2E+3M मटेरियल बी की। तो इत्तेफाक से यही दो ही बनती हैं, यानी कि जो दो मेरे इंटरसेक्शंस बने हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, मटेरियल ए और मटेरियल बी, तो ये ही बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, यही बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स है। तो अब अगर लेट से आपने चलो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस, क्योंकि जो कट कर रहा है फिजिबल रीजन में वो ये दो इक्वेशंस बनती हैं। अब जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम की और ई की वैल्यू आ जाएगी और वो आती है 900 और 600, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ई के 600 यूनिट्स बनाएं और एम के 900 यूनिट्स बनाएं तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आता है और वो कंट्रीब्यूशन बनता है 64,800। और अगर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो हमें प्रॉफिट आता है 14,800। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे तो उससे आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। तो हमने हमने चार कंस्ट्रेंट्स के होते हुए दो प्रोडक्ट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इत्तेफाक से जो टूटी फूटी मैंने डायग्राम बनाई थी वो इस हद तक तो ठीक ही थी कि वो आपको करेक्ट दो जो लाइंस हैं वो आइडेंटिफाई करके दे रही थी कि ये दो लाइंस हैं जहाँ पे सोल्यूशन पड़ा हुआ है और सोल्यूशन ये है बेसिकली, ठीक है। तो वो करेक्टली दो लाइंस हमने, और हमने ग्राफ बनाना ही इसलिए होता है कि हम वो दो लाइंस आइडेंटिफाई करें। और तभी मैं कह रहा था कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमें पूरे इस प्रोसेस में आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, जब वो आएगी मैं आपको वो डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है जी। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। अब थोड़ा सा हम जरा इससे बेहतर क्वेश्चन देखते हैं और उसके लिए मैं आपको ACCA के एक रीसेंट एक क्वेश्चन आया 2019 में,
और वो OTQ है, लाइक MTQ है, मल्टीपल टेस्ट क्वेश्चन है, और वो हमारे लिए इसलिए भी अच्छा होगा कि उसके अंदर ग्राफ बना हुआ है और हमने अल्टीमेटली उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह और उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर देने हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, इसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम MCQs पे चले जाते हैं, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, और फिर दोबारा आएंगे इस क्वेश्चन बैंक पे। सो कारा कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट, द सी बैग एंड हर्ड ऑफ, और ये उसका फिर मटेरियल का डेटा है और लेबर का डेटा है और मशीन का और फिक्स ओवरहेड्स का, और ये कंट्रीब्यूशन है 250 और 315। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या लिखोगे, 250S प्लस 315H, या अगर आपने इसको X और Y से डिनोट कर दिया तो 250X प्लस 315Y। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम डिमांड जो है वो 4000 यूनिट्स है सी बैग की। इसको आप कैसे लिखते हो कि X की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 4000 यूनिट्स है और Y की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 3000 यूनिट्स है, तो इसको आप यूँ लिख देते हो। उसके बाद Cara company has legal binding obligation to produce minimum 2000 units of herd of in each month 1 and 2। अब इनकी ये भी बाइंडिंग है कि इन्होंने कम से कम 2000 यूनिट्स बनाने हैं इन ईच मंथ 1 एंड 2। ठीक है, मंथ 1 में और मंथ 2 में इन्होंने कम से कम 2000 यूनिट्स बनाने हैं। किसके बनाने हैं, हर्ड ऑफ के। ठीक है, तो ये एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट भी है। अच्छा, there is no minimum production required in month 3. The manufacturing manager is planning production volumes and the maximum availability of resource for month 1, 2 and 3 follows। तो मंथ 1 में आपके पास मैक्सिमम इतना मटेरियल है, मैक्सिमम इतनी लेबर है, मैक्सिमम इतनी मशीन है। मंथ 2 में ये अवेलेबिलिटी है, मंथ 3 में ये अवेलेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में जरा मंथ का रोला डाला हुआ है कि मंथ वाइज आपको डेटा दिया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद मंथ 3 का इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ बनाया हुआ है, मंथ 3 का, राइट जी, और ये ग्राफ बेसिकली ये बना हुआ है। अच्छा, इस ग्राफ में चलें हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ पे नजर मारते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, ठीक है, सबसे पहले जो सवाल है इसको और से पढ़ें। वो कहते हैं what are the limiting factors in month 1। मंथ 1 में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, मंथ 1 में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। अच्छा, अब ये जो लिमिटिंग फैक्टर का जो क्वेश्चन होता है इसका फैसला कैसे होता है, लाइक अगर आप लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस भी कर रहे हो तो इसका फैसला सिंपली यूं होता है कि आप देखते हो तमाम रिसोर्सेज को चेक करोगे, आप मटेरियल को भी चेक करोगे, लेबर को भी चेक करोगे, मशीन को भी चेक करोगे, और आप ये देखोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और वो अवेलेबल कितना है। तो जब आप रिक्वायरमेंट को अवेलेबल के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस में स्लैक है और कौन सा फुल यूटिलाइज है और कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है। अब जरा मैं मंथ 1 के ऊपर आता हूँ। तो मंथ 1 में जो अवेलेबिलिटी है वो ये है, ठीक है, सो दिस इज द अवेलेबिलिटी, दिस इज द अवेलेबिलिटी। अब बारी बारी बस निकाल लो कि मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता लगेगी, यहाँ से पता लगेगी कि एक सी बैग में 5 kg रिक्वायर्ड है और एक हर्ड ऑफ में 7 kg रिक्वायर्ड है। तो अब मैक्सिमम डिमांड कितनी है ईच मंथ, maximum demand each month is 4000 units of sea bag and 3000 units of herd of। तो अब आप क्या करोगे, 4000 into 5 और 3000 into 7। ठीक है, 4000 into 5 और 3000 into 7, तो ये कितना बन जाएगा, 20000 जमा 21000, तो बेसिकली ये बनता है 41000। अब मटेरियल कितना अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, 34000। तो इसका मतलब है मटेरियल इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और मटेरियल अवेलेबल कम है। मटेरियल की रिक्वायरमेंट 41000 है। मैं जरा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक ही नंबर लिखता हूँ ताकि जरा कंफ्यूजन ना हो। मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो 41000 है, जबकि मटेरियल की अवेलेबिलिटी 34000 है। तो मटेरियल इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद लेबर से कर लो मल्टीप्लाई, तो 4000 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8000, 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9000, 8000 और 9000 कितना बना, 17000। अवेलेबल कितना है, 18000। ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप मशीन आवर्स देख लो, तो मशीन आवर्स के लिए 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6000, 12 और 6 18000, 18000 ही अवेलेबल है, तो ये भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो इसका जो जवाब आया वो ये है कि मटेरियल इज द ओनली लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं
जिसमें वो आपको कहे कि लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करो। तो कर लिया हमने। एक ही तरीका है, बस जैसा भी सवाल आ जाए एक ही पैटर्न है कि हर पॉसिबल लिमिटेशंस को चेक करो in terms of its requirement and in terms of its availability, and if availability is less than the requirement तो वो limiting है and vice versa। एक ही पैटर्न है इस तरह के सवालों को करने का। उसके बाद वो ये कहता है प्रोडक्शन मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया है that the only limiting factor in month 2 is labor hours। प्रोडक्शन मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया है कि मंथ 2 में लेबर आवर इज द ओनली लिमिटिंग फैक्टर। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ फॉर हर्ड ऑफ फॉर मंथ 2। मंथ 2 में हर्ड ऑफ का प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना होगा, कितना हो सकता है, कितने यूनिट्स आप हर्ड ऑफ के अगर इट इज द लिमिटिंग फैक्टर आप बना सकते हो। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ ये सवाल किस चीज का है, इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं। जो इस चैप्टर का जो स्टार्ट मैंने आपको बताया, तो इसको आप लीनियर प्रोग्रामिंग में लेके आओगे सवाल को, या इस सवाल को आप लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में लेके आओगे? आप इस सवाल को कहां प्लेस करो? इज इट अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और इज इट अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस? कॉन्सेप्ट चेक करते हैं आपका। जल्दी से जवाब देना है। So this is the question of limiting factor analysis। वजह क्या है? इसमें सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है, सिंगल। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का तो ये सवाल है ही नहीं, ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, सिंगल। तो जब लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता है तो उसका जवाब निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हो। वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसने सवाल में दिए हुए हैं, और वो कितने दिए हुए हैं? उसने 250 दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका, और इसका दिया हुआ 315। अब हमने सीएम तो देखना नहीं होता, हमने सीएम पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखना होता है। उसने कहा फर्ज करो कि वाहिद लिमिटिंग फैक्टर जो है मंथ 2 में वो है लेबर आवर्स। तो एक यूनिट बनाने पे सी बैग के लेबर आवर्स कितने लगते हैं? 2। इस पे कितने लगते हैं? 3। तो 250 को 2 पे तकसीम करूंगा तो 125 है, 315 को 3 पे तकसीम करूंगा तो 105 है। तो बेसिकली रैंक 1 ये हो गया सी बैग, रैंक 2 हो गया हर्ड ऑफ। तो पहले हमें क्या बनाना चाहिए? सी बैक, और फिर क्या बनाना चाहिए? हर्ड ऑफ। अब आप देखो कि टोटल लेबर के कितने घंटे अवेलेबल हैं। तो टोटल लेबर के घंटे जो अवेलेबल हैं मंथ 2 की बात की है मेरे ख्याल में इसने। सो मंथ 2 में जो लेबर के अवेलेबल आवर्स हैं वो है जी 12,000, ऊपर क्वेश्चन में लिखे हुए थे। तो रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले मैं बनाऊंगा सी बैक, जो भी ये प्रोडक्ट है सी बैक बनाऊंगा। अब मैक्सिमम डिमांड सी बैक की कितनी है? तो उसने क्वेश्चन में बताया था मैक्सिमम डिमांड सी बैक की 4,000। तो 4,000 की डिमांड पूरी करने के लिए एक सी बैक पे 2 घंटे लगते हैं। तो 4,000 डिमांड पूरी करने के लिए मेरे सबसे पहले तो 8,000 घंटे इसी पे लग जाएंगे, और बाकी रह जाएंगे 4,000 घंटे। अब इस 4,000 घंटे में मैं मैक्सिमम कितने हर्ड ऑफ बना सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे ये जानना है कि एक हर्ड ऑफ बनाने पे कितने घंटे लगते हैं। तो हमें पता 3 घंटे लगते हैं। तो अगर मैं 4,000 को 3 पे तकसीम कर दूं तो मैं 1,333 हर्ड ऑफ बना सकता हूं। तो यहाँ पे आंसर मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेरा आंसर यहाँ पे उससे डिविएट कर रहा है, मेरी कैलकुलेशन में वो फर्क आया होगा। तो सी बैक 12,000 है, और उसमें से ओके ओके, मुझे तो समझ आ गया है। नहीं जी, बी आंसर नहीं है मुझे। ठीक है, वो मुझे समझ आ गया है। वो भी समझ इसलिए है कि मैंने सोल्यूशन देखा है, तो मुझे आंसर चूंकि मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे अब एक पॉइंट समझ आ गया कि इसने चक्कर कहाँ पे दिया है। हम जिस तरह कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन हम एक चीज ना मिस कर गए, और वो चीज मिस की हमने ये वाली कि इनका एक और भी कंस्ट्रेंट था, लीगल कंस्ट्रेंट। तो जब हम लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम लिमिटिंग फैक्टर में ये बताते हैं कि रैंकिंग तो होती है बाद में,
पहले आपने क्या करना होता है कि जो लीगल बाइंडिंग है उसको फुलफिल करना होता है। तो आपकी लीगल बाइंडिंग है कि आपने कम से कम 2000 यूनिट हर्ड ऑफ के बनाने ही बनाने हैं। ये आपकी लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप 12,000 जो आपके पास अवेलेबल आवर्स हैं, तो इसमें से आप गो के रैंकिंग सी बैक की पहली है, लेकिन पहले आप अपनी जो लीगल बाइंडिंग है, ये आपने सुना होगा वर्ड, पहले आप अपनी लीगल बाइंडिंग को फुलफिल करोगे। तो जब आप अपनी लीगल बाइंडिंग को फुलफिल करोगे तो इसको फुलफिल करने में आपके 6000 घंटे ये लग जाएंगे, फिर रह जाएंगे आपके पास 6000 घंटे, ठीक है। फिर आपके पास रह जाएंगे 6000 घंटे। अब इन 6000 घंटों में जो सी बैक की डिमांड है 4000, वही पूरी नहीं होती क्योंकि सी बैक पे 2 घंटे लगते हैं। तो इन 6000 घंटों में आप क्या करोगे, आप बड़ी मुश्किल से 3000 यूनिट्स ऑफ सी बैक बनाओगे, तो हर्ड ऑफ तो मजीद बना ही नहीं सकते। तो हर्ड ऑफ जो मैक्सिमम बना सकते हो वो वही मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट है जो आप इस चक्कर में बना पाओगे, क्योंकि पहले आपने बाइंडिंग जो अपनी लीगल बाइंडिंग है उसको फुलफिल किया। तो अगर ये जुमला ना होता तो जो मैं सोल्यूशन कर रहा था उसके हिसाब से 1333 सही जवाब था, लेकिन चूंकि ये जुमला भी शामिल है तो इसीलिए हम जब लिमिटिंग फैक्टर सिखाते हैं तो हम बकायदा बताते हैं कि रैंकिंग होगी बाद में, रैंकिंग अप्लाई होगी बाद में, पहले आपने जो लीगल बाइंडिंग है उसको फुलफिल करना है। इस लीगल बाइंडिंग में कस्टमर के साथ किया हुआ मुआहिदा भी आ सकता था, गवर्नमेंट के साथ किया हुआ मुआहिदा भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। इस वजह से ये जवाब हमारा वो नहीं आया जो मैं पहले सोल्यूशन कर रहा था। अब तक ये क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का है, और चूंकि लीनियर प्रोग्रामिंग लिमिटिंग फैक्टर में ही फॉलो करता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें कि वो आपसे सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन भी टेस्ट करेगा यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है। अब वो कहता है शेडो प्राइस है 125 पर लेबर आवर, शेडो प्राइस है 125 पर लेबर आवर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट ये है कि the production manager will be willing to pay existing staff a maximum overtime premium of 120। मैंने आपको यही बताया था कि शेडो प्राइस वो इजाफी प्रीमियम है जो आप पे करने के लिए तैयार होते हो एक्स्ट्रा रिसोर्स हासिल करने के लिए। तो ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। दूसरी बात, the production manager would be willing to pay maximum of 170 per hour for an additional of 2000 hours of temporary staff time के the production manager would be willing to pay a maximum। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कहां से फिगर आ गई। इतना तो मुझे पता है कि वो इजाफी 125 देगा। अब टोटल के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसकी लेबर की कॉस्ट है कितनी पर आवर, ठीक है, इस लेबर की कॉस्ट है कितनी पर आवर। तो मेरे ख्याल में ऊपर ये बताया होगा कहीं ना कहीं। तो इसकी जो कॉस्ट है पर आवर दी हुई वो 45 है, ठीक है, 45। तो अगर मैं 45 इसमें जमा कर दूं तो ये फिगर 170 ही बनती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहां से ना आपको जरा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए कि शेडो प्राइस होती है ऑन द टॉप ऑफ नॉर्मल प्राइस। यानी कि हम नॉर्मली एक लेबर को एक घंटे का $45 दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब लेबर बाइंडिंग है, हमें एक यूनिट एक्स्ट्रा मिलने से 125 का फायदा हो रहा है, शेडो प्राइस है। तो हम इस लेबर के जो 45 पर आवर की हम 170 पर आवर पे करने को तैयार हो जाएंगे, 125 हमारा प्रीमियम होगा, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को समझें। वॉइस इशू आ रहा है, सबका इशू आ रहा है या सिर्फ किसी एक का इशू आ रहा है। अगर सबका इशू आ रहा है तो मुझे शायद अपना इंटरनेट स्विच करना पड़ेगा। जी सारे बता दें जरा। इज दिस इशू फॉर विद एवरीवन। Somebody having no issue but somebody is having issue, it's better to switch, ठीक है जी। तो मैं अब इसको
चलें जी, मैंने अब जरा कनेक्शन स्विच कर दिया तो होपफुली स्पीड पे और आवाज पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सो नाउ इट शुड बी बेटर। सो शेडो प्राइस का कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। तो शेडो प्राइस इज एक्चुअली अ प्रीमियम। सो इन दिस केस दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, what is the maximum profit which can be earned in month 3। अच्छा, अब मंथ 3 में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या अर्न होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट जानने के लिए मुझे ये देखना है कि मंथ 3 में मेरा क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो मंथ 3 का ये लीनियर ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन पहले चेक करना है। अब जिसको प्रॉब्लम हो रहा था, जो मुझे कह रहा था कि हमें ना फिजिबल रीजन समझ नहीं आता, ठीक है, फिजिबल रीजन समझ नहीं आता, तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें ये रीजन फिजिबल है। तो ये रीजन हमें इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास तो कोई रिजोर्स भी इस रीजन में हमारा पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीजन तो हमें इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ना तो इस रीजन में अगर मैं कोई सा भी डॉट लगा दूं तो वो कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा कि भाई इतने ये बना लो और इतने वो बना लो, लेकिन हमारे पास इस डॉट को पूरा करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है क्योंकि हमारी कोई भी लिमिट की लाइन, क्योंकि देखो ना ये हमारी लिमिट्स हैं। आप इसको यूं लो कि ये हमारी हदें हैं, इस हद से ऊपर हम नहीं जा सकते, इस हद से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये जो सारा रीजन है ये तो वैसे ही फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब आपने इस हद के नीचे अंदर अंदर रहना है, राइट। तो अब आप अंदर आते जाओ और अंदर आने के लिए आप इस हद में आ सकते हो, लेकिन फिर भी ये आपकी एक दूसरी हद से ऊपर है, इससे नीचे भी आपकी हदें हैं। तो तमाम तर हदें जो खत्म होती हैं जिस रीजन पे, तमाम तर हदें, वो आपका ये रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर अंदर कोई और हद नहीं है, कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं कहूं कि अब हम हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है, हम इधर भी हमारी हदूद क्रॉस हो रही हैं, इधर भी हदूद क्रॉस हो रही हैं, इधर भी हदूद क्रॉस हो रही हैं, इधर भी हदूद क्रॉस हो रही हैं। यहाँ अब हम चार दीवारी के अंदर हैं, यहाँ यहाँ पे अब हम उस चादर के अंदर हैं, ठीक है। मेरे को चार दीवारी का वर्ड गलत हो गया, वो आपने सुना होगा ना, चादर देख के पाँव फैलाएं। तो बेसिकली हमारी ये चादर है, हमारे पास जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हैं उसके हिसाब से हमारी ये चादर बनती है, इसके अंदर हम पैर फैला सकते हैं, हम अपने पैर यहाँ पे नहीं फैला सकते। तो ये फिजिबल रीजन है जिसे कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाना। तो बेसिकली जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके मुताबिक हम इतनी चादर फैला सकते हैं। अच्छा, अब अक्लमंदी क्या है, अगर ये चादर है तो आप पाँव कितना समेटने हैं आपने, ठीक है। अब आप कितने पाँव फैला सकते हैं, तो अक्लमंदी यही है ना कि इस चादर के अंदर रहते हुए मैक्सिमम जितने पाँव फैला सकते हैं, जितना आपको सुकून आ सकता है उतना तो आए ना। तो बेसिकली इस फिजिबल रीजन के अंदर, इस फिजिबल रीजन के अंदर जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, यानी कि जहां तक आपके पाँव जा सकते हैं, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन इस कॉर्नर पे होगा, एज पे होगा, कॉर्नर पे होगा। अभी यहाँ पे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनी हुई, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसको आप वो वाली लाइन ना समझिएगा जो हदूद वाली लाइन है, ये बेसिकली आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे सी बैक 2000 बन रहे हैं। अब इसका जरा यहाँ पे ड्रॉप करके देख लो, 2000 ये और ये कितना आता है 3000 ये। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके मुताबिक हम एस के 2000 यूनिट्स और एच के 3000 यूनिट बना सकते हैं। अब एक एस पे कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, 250, और एक एफ पे कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, 315। तो यहां से आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लो, और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद ये तकरीबन आएगा 14 लाख, ये मैं टोटल करके बता रहा हूँ, 14,45,000। उसमें से फिर आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 11,45,000 आएगा। तो बेसिकली आपका जो मंथ 2 का प्रॉफिट उसने पूछा हुआ है वो 11,45,000 का है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो और फिजिबल रीजन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया हो वो पूछ लो, अगर समझ आ गया है तो बताओ कि आपको समझ आ गया। इमाद पूछ रहे हैं जी ऑप्टिमल पॉइंट कैसे डिसाइड होगा। इमाद, ऑप्टिमल पॉइंट के बारे में मैंने आपको ये बताया, ये देखें, मैं एक मिनट जरा उसको दोबारा अरेज करता हूँ, ठीक है।
तो देखो अब जरा आप इसके आप कॉर्नर्स देखो, ये तो आप करोगे नहीं क्योंकि आप नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लेते, आपके तो कम से कम 0 से ऊपर आपने यूनिट, 0 से नीचे नहीं हो सकता, तो 0 वैसे भी ऑप्टिमल नहीं होता। अच्छा फिर इसके बाकी कॉर्नर कौन से हैं, ये वाले कॉर्नर है, तो लेट्स से मैं 0 ओ का नाम देता हूँ, ये ए है और ये पॉइंट बी है, और एक फिर उसके बाद आपके पास पॉइंट आ जाता है ये वाला सी है, ठीक है। अब इसमें तो वैसे ही बहुत आसान है, ये तो वैसे ही बहुत आसान है, ये इसलिए आसान है क्योंकि ना तो ए सोल्यूशन कभी होता है, ना 0 होता है, ना कभी दूसरा वाला सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें, क्योंकि देखो अगर आप सी कह रहे हो तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब ये है कि आप एच के कोई यूनिट नहीं बनाओगे और एस के मैक्सिमम इतने बना लोगे, और ए का मतलब ये है कि आप एच के यूनिट बनाओगे, एस के नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे ए में और सी में एक चीज 0 हो रही है। अब इसका एक ही कॉर्नर है और वो है बी। अगर होते ना 2 कॉर्नर तो फिर हमें फैसला करना मुश्किल होता कि बी या सी। अब इसका तो एक ही कॉर्नर है, तो जो सोल्यूशन है वो आउटर कॉर्नर पे फॉल करता है। अच्छा आउटर कॉर्नर पे क्यों फॉल करता है, अब इसके लिए जरा आइसो कंट्रीब्यूशन का, इसके लिए आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को जरा समझो। वैसे तो बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए तो मुझे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को सिखाने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे क्लियरली बी है। चले पहले तो हम इस चीज को तय कर लें, बाद आपको ये बात कंफर्म, ये बात समझ आती है कि जो उसका आउटर कॉर्नर है वहां पे सोल्यूशन होगा, ये बात समझ आती है, बाउंड्री पे आउटर कॉर्नर पे सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलें आपको ये बात समझ आती है, क्योंकि देखें जितना आप आउटर की तरफ जाएंगे उतने ज्यादा यूनिट बना सकेंगे, और जितने ज्यादा यूनिट बना सकेंगे उतना कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, और आप इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि फिर आपकी हदूद आ जाती है। तो आउटर पे तो सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे आउटर कॉर्नर इत्तेफाक से एक ही है, तो बेसिकली सोल्यूशन यहीं पे है। अगर आउटर कॉर्नर 2 होते तो फिर आपको 2 में से कोई एक फैसला करना पड़ता। उसके लिए भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आप पॉइंट बी पे जो 2 इक्वेशंस हैं उसको ले लेते, और अगर एक दूसरा कॉर्नर है पॉइंट सी, उस पे भी दोनों इक्वेशंस ले लेते। जिस इक्वेशन पे आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता आप उसको ऑप्टिमल कह देते। मुझे फिर भी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे पास यहाँ पे इस फिजिबल रीजन में एक से ज्यादा कॉर्नर आता आउटर, तो मैं दोनों कॉर्नर्स पे उनकी जो इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस है उसको लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कंट्रीब्यूशन फंक्शन में डाल के कंट्रीब्यूशन निकाल के फैसला कर लेता, ठीक है जी। अच्छा लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी कहते हो कि नहीं मैं तो अपनी आंख से, यानी कि मैं तो इक्वेशंस पे जाना ही नहीं चाहता, मैं तो सर ये चाहता हूं कि मुझे इस ग्राफ में बाय विजुअली ही पता लग जाए, और फिर आपको ना विजुअली पता तो लग जाएगा लेकिन उसके लिए फिर आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन लेनी पड़ेगी और स्केल लेना पड़ेगा। अब मसला ये है कि इस वक्त मैं आपको उस तरीके से स्केल रख के ना दिखा नहीं सकता, लेकिन बहरहाल मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, और उसमें आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का भी जरा कॉन्सेप्ट ले लो। अच्छा अब आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन उन्होंने ना ये ड्रॉ की हुई है, तो किसी ने मेरे से सवाल पूछा था ये नहीं समझ आता। अच्छा अब ये है क्या, तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन फंक्शन था 250s प्लस 315h, यही था ना कंट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा अब बेसिकली वो आपको ये कह रहा है आइसो का मतलब है सेम, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कंट्रीब्यूशन। आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन एक ऐसी लाइन है, पहले तो जरा कॉन्सेप्ट समझ लो। आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके हर पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लो, 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 कोई सा भी पॉइंट ले लो और उस पे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लो एक्स और वाई का, इस लाइन के हर कॉम्बिनेशन पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा ना वो सेम आ रहा होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा इसको ड्रॉ करने के लिए आपको हम कहते हैं जी कि आप फर्जी कोई सा भी आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, आप यहाँ पे कोई सा भी कंट्रीब्यूशन एज्यूम कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2000 कर लो, 1000 कर लो, 500 कर लो, चलो जो भी कर लो, 1000 2000 3000 जो भी है व्हाटएवर। तो जब आप ये कोई सा भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज्यूम कर लोगे और एस की वैल्यू निकाल लोगे और एच की वैल्यू निकाल लोगे और उसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे, तो वो या तो इस फिजिबल रीजन के अंदर आ रही होगी या इस फिजिबल रीजन से बाहर आ रही होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल ही तुक्का मारा ना, आपने बिल्कुल ही तुक्का मारा है, आपने आपने कोई सा भी कंट्रीब्यूशन उठा के ले लिया, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जो लाइन आपके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एस और एच के
वो कोऑर्डिनेट्स कोई गारंटी नहीं है कि इस फिजिबल रीजन के अंदर ही आ रहे होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स बाहर की तरफ भी आ रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं रट्टा भी नहीं लगवा रहा कि वो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन अंदर ही आएगी, वो बाहर भी आ सकती है। अच्छा, अब फर्ज कर लें, पहले तो ये फर्ज कर लें वो अंदर आती है। ठीक है, पहले तो ये फर्ज कर लें कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स बनाए उसके मुताबिक ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बन गई। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहता था पूछ ले, क्योंकि फिर आगे बढ़ता जाऊंगा ना तो फिर वो जाहिर सी बात है, फिर पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इमाद, स्पेशली आप और बाकी जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का पूछना चाह रहे हैं, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब ये देखो कि आपने हाइपोथेटिकल फर्जी जो भी आपने यहाँ पे लिखा और उससे जो भी कोऑर्डिनेट्स बने, अब फर्ज करो कि ये बन गई है लाइन। मैं अभी आउटर वाली की भी बात कर लेता हूँ। अब इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो तो उस पर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा? 2000। क्यों? क्योंकि हमने 2000 की बेस पे ही ये लाइन ड्रॉ की है, 2000 की बेस पे ही लाइन ड्रॉ की है। तो इस लाइन पे के किसी भी पॉइंट पे कोई भी कॉम्बिनेशन में बना लूं। अब देखो कॉम्बिनेशन है क्या बाय द वे? कॉम्बिनेशन ये है कि मैं सी बैक के 2000 यूनिट बनाता हूँ, एच के बनाता ही कुछ नहीं हूँ। कॉम्बिनेशन ये है कि मैं एच के इतने यूनिट बनाता हूँ, सी बैक का बनाता ही कुछ नहीं हूँ। कॉम्बिनेशन ये भी है इतने यूनिट एक्स के इतने वाई के, कॉम्बिनेशन ये भी है, कॉम्बिनेशन ये भी है। मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लूंगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना वो एक ही आएगा, तो इसलिए इसको कह दिया आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मैनुअली और थ्रू आई आपने देखना है कि आपकी आपकी जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो कहाँ पे है, तो अब आप मेरी चादर वाली एनालॉजी को जरा ज़हन में रखें। अब ये है आपकी चादर, ठीक है, पता नहीं इससे बेहतर एनालॉजी शायद मैं ना दे पाऊँ आपको। ये है आपकी चादर, ठीक हो गया, और यूं समझ लो कि ये आपकी है टांग। अब इसको मैं टांग कहूं या इसको मैं आपकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश कह लेते हैं, लाइक ये आप चाहते हो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। टांग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रात को सोता है वो जरा चादर और टांग वाले नॉलेज वो जरा ज्यादा, खास तौर पर लंबे बंदों के लिए वो ज्यादा होती है। तो अब आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम कवरेज हो जाए, आप चाहते हो कि ये कंट्रीब्यूशन मेरा इससे ज्यादा आ जाए, तो आप कहते हो अभी स्पेस है तो सही थोड़ी सी, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर लूं, अभी मेरे पास जगह तो है। तो आप इस आईसो कंट्रीब्यूशन लाइन को ऊपर लेके आ सकते हो। अच्छा, आपने लेके आना पैरेलल में। इस आईसो कंट्रीब्यूशन लाइन को आप ऐसे नहीं लेके आ सकते, इसको आप ऐसे नहीं लेके आ सकते। जो स्लोप आपका आईसो कंट्रीब्यूशन लाइन का है उसी स्लोप में ये लाइन ऊपर जाएगी। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप स्केल ले लो और स्केल से इसको पैरेलल ऊपर लेके जाते रहो। अच्छा, अब इसको आपने इस तरीके से ऊपर लेके जाते जाना है। अब वो आपकी ख्वाहिश है ना, अब आप कहते हो चलो स्पेस मिल रही है तो चलो और फैला देते हैं टांगे, और फैला देते हैं टांगे। एक वक्त आएगा कि वो जो लाइन है वो जो लाइन है एक वक्त आएगा कि सिर्फ उस लाइन का एक पॉइंट टच कर रहा होगा बस। सर मैं सिर्फ चादर नहीं बल्कि बेड से भी बाहर हूं, ठीक है जी। तो एक पॉइंट, एक वो वक्त आएगा, अब इमाद बीच में से छोड़ के चलेगा और फिर आगे हमने इतनी इंटरेस्टिंग बात कर ली तो अब वो बात रह ही जाएगी, बेसिकली इमाद ने मिस कर ली। तो एक वक्त ये आएगा कि आपका सिर्फ एक पॉइंट उस लाइन का उस रीजन में फॉल कर रहा होगा, बाकी सारे पॉइंट्स उससे बाहर होंगे। लेकिन हम चूंकि कहते हैं कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें इधर भी उतना प्रॉफिट है, 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 तो हम ये कह रहे हैं कि चलो अगर एक पॉइंट भी उस चादर के अंदर आ रहा है ना फिजिबल, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, क्योंकि इससे बाहर अगर जाते हैं ना तो एक पॉइंट भी आपका इसके अंदर नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ से विजुअली ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो डिस्कवर हो गया। ठीक है जी, तो ये इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता इसके बारे में। ठीक है, अच्छा आदिल कह रहे हैं जी कि मेरी प्रीवियस लर्निंग ये है कि हम जो भी कंट्रीब्यूशन एज्यूम करें वो कंप्लीटली डिविजिबल हो दोनों प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को एज इट्स हो। अच्छा, ये आपकी लर्निंग
जिसने भी आपको बताया होगा ना, उसने आपको बताया होगा सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि चलो आपको कोई वे आउट मिल जाए, कोई वे आउट मिल जाए आपको एक अज्यूम करने के लिए। तो ये कोई बुरी बुरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप बजाय इसके कोई कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन अज्यूम करो जो बाद में इशारियों में आपको वैल्यूज दे रहा हो। तो ये अच्छी अप्रोच है कि आप कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन अज्यूम करो जो डिविजिबल हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे 250 और 315 का कोई कॉमन डिविजिबल पॉइंट निकालूं तो उससे हो जाएगा। लेकिन ये आप इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये उन्होंने आपको थोड़ा सा एक वे आउट देने के लिए ये बात कर दी होगी, ठीक है। अदरवाइज आप कोई सा भी ज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो इतनी वैसे अच्छी अप्रोच नहीं है। आपने जो बात की अच्छी अप्रोच है, ठीक है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। लेकिन अब मैंने आपको एक और बात भी कही थी। मैंने आपको ये कहा था कि फर्ज करो कि आप कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन अज्यूम कर लेते हो, क्योंकि आप बेसिकली तो कई मार रहे हो ना, आपने बेसिकली फर्ज किया है। तो अब यहाँ पे एक और बात फर्ज करते हैं कि आपने कोई ऐसी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर ली। फर्ज करो आपने जो लिया, अब मैं उसकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे वो ये आ गई, ठीक है। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन अज्यूम किया, उससे जो भी एस के और एच के कोऑर्डिनेट्स आए, मिसाल फर्ज करो कि उससे जो लाइन ड्रॉ होती है वो ये ड्रॉ होती है। अब ये भी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन नहीं है, या आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन नहीं है, या आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन नहीं है। आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन तो ये सारी की सारी है, क्योंकि वो कोई भी, बल्कि मैं आपको बताऊं, आपकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन जितनी चाहे आप बना सकते हैं। लेकिन अब करना क्या होता है, फर्ज करो आपकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ये आपकी ड्रॉ हो गई है। तो पहले आपने इस लकीर को बाहर की तरफ लेके आना था, अब आपने इस लकीर को अंदर की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो अगर आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पे फिजिबल रीजन के अंदर, तो इसको आपने बाहर की तरफ धकेलना था, और अगर वो फिजिबल रीजन से बाहर है तो इसको अंदर की तरफ धकेलना है कि उसका एक पॉइंट टच करे उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर को। तो ये मसला नहीं है कि आपकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बाहर की तरफ आती है या अंदर की तरफ आती है, या बहुत नीचे आती है या बहुत ऊपर आती है। आप बस एक दफा एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर लो, उसको अगर वो बाहर की तरफ है ड्रैग करके अंदर की तरफ लाओ, फिजिबल रीजन पर टच करवाओ उसको ऑप्टिमल पॉइंट पे, और अगर वो अंदर की तरफ है तो उसे बाहर की तरफ लेके जाओ और उसको फिजिबल रीजन के ऑप्टिमल पॉइंट पे टच कराओ, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप सिर्फ डायग्रामेटिकली विजुअली तय कर सकते हो कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि विजुअली जैसे, और ये एडवाइस भी ऐसे ही है कि चाहे विजुअली आपको पता लग रहा हो, फिर भी आपने इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से कंफर्म करना है, ठीक है जी। अब बता दें किसी का क्वेश्चन हो तो वो मैं इसको यहीं पर रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्वेश्चन तो अभी एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे। चलें जी, क्लियर है। तो चादर और वो वाली मिसाल तो आपको मजे मजे की लगी होगी। चादर देख के पाँव फैलाएं, हैं जी। ओके जी, जी इससे ज्यादा डिटेल हो नहीं सकती आसिफ, बस इससे ज्यादा तो डिटेल हो भी नहीं सकती। इसको मैंने मैक्सिमम लेंथ में समझाया है ताकि हर तरह का स्टूडेंट इसको समझ जाए, ठीक है जी। तो ये अब हमारा ऑप्टिमल पॉइंट पे ऑप्टिमल प्रॉफिट आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन है 25 इसका, और फिर उसके बाद हम चलते हैं किट के क्वेश्चंस की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन है जी 25 कि which of the following interpretations of linear programming graph produced for month 3 is correct। अब देखें ना, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपका जो, अब आप जो भी मुझे कह रहे हैं कि आपके वो जो डायरेक्टर एग्जाम आए थे और वो ये कह रहे थे, वो बहरहाल आपके मॉडल पेपर में लिखा हुआ है कि हम इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यूं समझो कि अगर ये ग्राफ है तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सिर्फ ये ग्राफ दे के 1 2 3 इंटरप्रिटेशन पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है ये क्या है, ये पूछा जा सकता है ये क्या है, ये पूछा जा सकता है ये क्या है, इंटरप्रिटेशन पूछी जा सकती है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशंस आर पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। So which of the following interpretations of linear programming graph produced for month 3 is correct? Number 1, even if demand for either product increases,
labor will be slack variable if no other resource change. Even if demand for either product increases, labor will be a slack variable if no other resource change. ठीक है जी, तो लेबर जो है वो स्लैक वेरिएबल रहेगा। अच्छा, अब स्लैक वेरिएबल कौन सा होता है? स्लैक वेरिएबल वो होता है जो जिसका रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है उसकी रिक्वायरमेंट से। तो अब अगर आप ग्राफ में देखो तो जो लेबर की लाइन है, मैं यहाँ पे वो नोट करके लिख देता हूँ, 2s + 3h, तो लेबर के 24,000 घंटे जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो ये लाइन अब यहाँ पे मुझे आपको दिखानी पड़ेगी। ये जो लाइन है ना, दिस इज वेल अबव द फिजिबल रीजन। इस वक्त आपका फिजिबल रीजन क्या है? ये वाला। और ये लाइन कितनी ऊपर है? ठीक है, ये लाइन कितनी ऊपर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिसोर्स तो अंडर यूटिलाइज्ड ही रहेगा। ठीक है, ये रिसोर्स तो अंडर यूटिलाइज ही रहेगा। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज भी हो जाए तब भी अंडर यूटिलाइज रहेगा, क्योंकि ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट से बहुत बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट ये वाला भी एक कंस्ट्रेंट है जो कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट से, यानी कि जो आपका फिजिबल रीजन से ऊपर है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह चेंज होती है तो हो सकता है इसमें स्लैक खत्म हो जाए, लेकिन ये तो बहुत ही बाहर है। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, बट दिस स्टेटमेंट इज seems to be correct one. If more machine hours were available in month 3, they would initially be used to make herd ops. अच्छा, अब ये कैसे कह रहा है कि अगर मजीद मशीन आवर्स मिल जाएंगे तो वो पहले लगेंगे हर्ड ऑफ्स पे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? If more machine hours were made available in month 3, they would be used initially to make hard ops. तो अच्छा, अब इसके लिए ना मुझे जरा ऑप्टिमल सोल्यूशन को पहले एग्जामिन करना पड़ेगा। तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था वो ऑप्टिमल सोल्यूशन था, यहाँ से मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जामिन करता हूँ। तो हमारा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन था 3000h और यहाँ से 2500h और 2000s। ठीक है जी, और सॉरी 3000 ये 3000 ये h और 2000s। ठीक है जी, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन था। अब आप यहाँ पे देखो कि एक और चीज लकीर लगी हुई है, और वो लकीर किस चीज की है? वो बता रही है कि h की जो डिमांड है वो मैक्सिमम कितनी है? 3000। ये उसने क्वेश्चन में कहीं बताया होगा। द मैक्सिमम डिमांड फॉर हर्ड ऑफ इज 3000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिमल सोल्यूशन पे हम ऑलरेडी, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पे ऑलरेडी जो इसकी मैक्सिमम डिमांड है वो रीच कर चुके हैं। तो अब मजीद अगर हमारे पास मशीन आवर्स अवेलेबल होंगे तो उससे हम ये तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। तो फिर हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे? इसको हम एस बनाने पे यूज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट। तो ये बड़ी जरा स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरप्रिटेशन थी, बड़ी डीप रूटेड इंटरप्रिटेशन थी, इतनी आसान इंटरप्रिटेशन नहीं थी। हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन देखा, उस पर देखा कि आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि फर्ज करें जी अगर हर्ड ऑफ वहाँ पे ऑप्टिमल 3000 ना होता तो 2000 होता, तो फिर हम कैसे सोचते? तो इसका अक्सर जवाब मैं फिर ये देता होता हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा तो फिर सोच लेंगे। अब इस चीज को सोचना कि क्या सोचना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो दिस इज वन क्वेश्चन वी डिड, एंड दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं लिमिटिंग फैक्टर्स के वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हुए। सिंगल फैक्टर भी आ गया, मल्टीपल फैक्टर भी आ गया, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन भी आ गई, शैडो प्राइस का भी आ गया। तो अब देखेंगे 5 छोटे छोटे सवालों में 5 छोटे छोटे एमसीक्यूज में पूरा चैप्टर उसने एग्जामिन कर लिया 10 नंबरों में। ठीक है जी, मुझे पता था आदिल, मुझे पता था कि स्टूडेंट बड़े चैंपियन होते हैं सवाल पूछने में, और खासतौर पे इस स्टेज में, और खासतौर पे प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट्स, और वो भी जब क्रैश कोर्स कर रहे हो। तो मुझे पता था ये सवाल आएगा, इसलिए मैंने अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया, ये कह के कि
अब वो जो आप मुझे कहेंगे कि सर अगर ऐसे होगा तो वो उसको पूरा सिनेरियो में मुझे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आई गेस दिस इज द टाइम टू मूव टू दी प्रैक्टिस किट क्वेश्चंस। तो अब मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ प्रैक्टिस किट क्वेश्चंस पे। आज सिंप्लेक्स बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगी, सिंप्लेक्स के लिए मैं एक सेशन और करूंगा। कल वैसे मैं ऑफ लेना चाह रहा हूँ, टू मच टायर्ड, ये डेली बेसिस पे बैक टू बैक सेशन और 2 घंटे की वो भी क्लास। तो कल मेरी ख्वाहिश तो ये होगी मैं ऑफ करूं, लेकिन अगर मुझे कोई टाइम मिला तो मैं जरा अनाउंस करके शायद सिंप्लेक्स पे 1 घंटे का सेशन कर लूं, बट अदरवाइज वो नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। तो अब जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वो आप आंसर के साथ उसमें भी आपने ना ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये जो क्वेश्चन बैंक जो बाकी रह गया ना उसमें आपको कतन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज तसल्ली कर लेनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपसे बन रहा है और खास तौर पे कंस्ट्रेंट्स आपसे जो है वो बन रहे हैं, और खास तौर पे उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो ग्राफ है उससे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना आपको आ रहा है। तो हर क्वेश्चन में सिर्फ अगर ये 2-3 चीजें आप नोटिस करते रहोगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं बी जिसमें कुछ ना कुछ वो सेंसिटिविटी एनालिसिस या कुछ और चीजें, वो फिर एक ही साथ में आपको अगले सेशन में डिस्कस कर लूंगा। तो अभी हम कुछ एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सो दीज आर दी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है जी। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन शेडो प्राइस का, शेडो प्राइस और डिस्क्रिप्टिव सवाल है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि एग्जामिनर ने डिस्क्रिप्टिव सवाल यहीं से एज इट इज ही उठाने हैं। लेट्स से अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं डिस्क्रिप्टिव सवाल भी बना बनाया ही उठाना चाहूंगा और उसको सिर्फ मैं रीफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के सवाल जिसमें ब्लैंक्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव सवाल के बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। सो लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन, उसमें ये फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका निकला 400x पे और 600y पे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका 400x और 600y पे निकला। एक्स्ट्रा लीटर ऑफ मटेरियल से ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन इतने पे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स मिल जाए तो आप ज्यादा यूनिट बना सकते हो। तो आप पहले 400 यूनिट ऑफ एक्स और 600 यूनिट ऑफ वाई बना सकते थे। अब जब एक्स्ट्रा लीटर ऑफ मटेरियल मिलेगा तो आप 400.5 एक्स और 599.5 वाई बना सकोगे। और जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 9 पर लीटर है। तो वो आपसे पूछता है शेडो प्राइस पर लीटर बता दो, शेडो प्राइस पर लीटर बता दो। आपने करना क्या था, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने ये करना था कि आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहले ये वाली वैल्यूज डालनी थी। सो 400 into 4 प्लस 600 into 2, तो 1200 और 1600 2800 बनता है। फिर उसके बाद आपने इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये दूसरी वाली वैल्यूज डाल देनी थी। तो फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होके मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ, वो चेंज होकर 2801 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास 1 यूनिट एक्स्ट्रा आता है मटेरियल का, तो उससे जो कॉम्बिनेशन में चेंज आता है उसके नतीजे में आपके $1 से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली शेडो प्राइस उस मटेरियल की जो है $1 है, राइट। और ये शेडो प्राइस की इंटरप्रिटेशन क्या, प्रीमियम। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि टोटल कॉस्ट क्या है, तो फिर उसके लिए आप ये वाली कॉस्ट जमा कर देते। तो आप कहते हैं $9 का वो है और हम उसको $10 का खरीदने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि $1 हम उसके लिए एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, क्योंकि $1 का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन में इजाफा होता है। तो हम उसकी टोटल $10 की कॉस्ट देने के लिए तैयार होंगे। और इसको इसीलिए इसको डुअल प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 प्राइसेस डल गई ना, एक 9 उसकी ओरिजिनल प्राइस और एक उसकी शेडो प्राइस। तो ये डुअल प्राइसेस हो गई, 9 और 1, 9 और 1, तो ये डुअल प्राइसेस हो गई। तो लिहाजा इसको शेडो प्राइस या डुअल प्राइस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस हो गया, छोटा सा सवाल। अब अगर आपको 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, तो ये इजी टू डू है। इसके बाद आई डोंट नो ये कहाँ से बीच में क्वेश्चन इन्होंने यहाँ डाल दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बजट फिक्स कॉस्ट का। मैं इसको यहाँ पे नहीं कराता, अभी हमने ये चैप्टर वैसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 212 थ्योरेटिकल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो उसमें ए है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन स्केयर रिसोर्स। तो ये बात ठीक है
कि अगर सिर्फ एक स्केर्स रिसोर्स है तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं यूज करनी चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम दैट प्रोडक्ट मस्ट बी मेड इन फुल यूनिट्स। तो ये अजम्पशन जो है इसकी 212, इसकी ये अजम्पशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, इज नॉट ट्रू। अभी हमने एक सवाल अभी ऊपर ही किया है, तो आप यहाँ पे देखो, ऊपर ही हमने जब सवाल किया था तो यहाँ पे 400.5 और 599.5 आ गया था। तो ये कोई ये एज्यूम नहीं करती कि फुल यूनिट में ही बनाना है। तो बेसिकली ये एज्यूम नहीं करती कि फुल यूनिट में ही बनाना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। अब ये भी बड़ा रोला होता है कि ऊपर पूछ क्या रहा है, ट्रू पूछ रहा है या नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये नॉट ट्रू ही है। बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग एम टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, ये ट्रू हो गया। और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कैन कोप विद मोर देन 2 स्केर्स रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, ये भी ठीक हो गया। तो इसमें से भी आंसर हो गया, राइट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बार दिमाग चाट रहा था, कहीं ना कहीं इसको corroborate करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 213, an organization is preparing a linear programming model. The company makes 2 products, X and Y. It needs to produce twice as many X than twice as many Y than X. अच्छा, ये भी आप क्वेश्चन और इस तरह की, हाँ आदिल कह रहे हैं जी सी फॉल्स नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग एम्स टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स, फॉल्स कैसे कर रहे हैं जी आप? ऑल्सो, ये तो बेसिकली यहाँ ओनली का वर्ड तो नहीं ना लिखा हुआ था। अगर ओनली का लफ्ज लिखा होता तो ये फॉल्स होता, ओनली नहीं लिखा हुआ तो ये ट्रू है। ये भी बड़ा रोला होता है। अगर मैं ये लिखता कि लीनियर प्रोग्रामिंग एम्स टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट ओनली, तो फिर फॉल्स होता। एक लफ्ज से भी चक्कर आ जाता है। सो the company makes 2 products X and Y. It needs to produce twice as many X and Y. ये एक स्टेटमेंट है। In the linear programming model, X will be used to represent the number of units of X and Y is for the number of units of Y. Which of the following represent the correct constraint? बस ये इसमें सारे सवाल में ना आपने सिर्फ इसको ज़हन में रखना है और इनमें से कोई एक इक्वेशन बतानी है। यानी कि अगर ये कंस्ट्रेंट हो तो आप इस कंस्ट्रेंट की क्या इक्वेशन बनाएंगे कि ये कहते हैं कि इन्होंने twice as many X twice as many Y बनाने हैं देन X। तो इसका जरा जो इक्वेशन फॉर्म है वो जरा बताएं, ए है, बी है, सी है या डी है? जी, तो ये चक्कर दे गया बच्चों को, गलत है। इसका आंसर जो है वो अभी तक किसी ने भी ठीक नहीं बताया। अब रह भी कुछ नहीं गया, बहरहाल इसका आंसर डी है। इसको आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वो कहता है ट्वाइस एज मैनी वाई देन एक्स। ठीक है, ट्वाइस एज मैनी वाई देन एक्स। तो ट्वाइस क्या होना चाहिए? वाई। किसके मुकाबले में? एक्स के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इक्वल्स वाई। ये बात समझ आई किसी के? नहीं समझ आई, मुझे भी नहीं समझ आई, तो दोबारा समझते हैं। In the linear programming model, it needs to produce twice as many y than x. अच्छा, इसमें अगर हम डेटा डालें तो लेट्स से अगर x के 400 बनाते हैं तो y के कितने हो जाएंगे? 800। हाँ, तो डेटा डाल के तो बड़ा ठीक ही आ रहा है।
अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस डेटे में यूं डालता हूं और इसका दूसरी रिप्रेजेंटेशन यूं हो सकती है y इज इक्वल टू 1/2 x, नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू 1/2 y, ये इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब मैं डेटा डालता हूँ तो डेटा तो ठीक आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ x के 400 यूनिट बनने हैं या x के 100 यूनिट बनने हैं, अगर मैं यहाँ पे x 100 ले लूँ तो आप देखो यहाँ पे y क्या आएगा, y 200 आ जाएगा। वो यही तो कह रहा है ट्वाइस एज मेनी y देन x, x के मुकाबले में y 2 हो, तो इसको उल्टा लिखना है 2x इज इक्वल टू y। क्योंकि अगर आप ये लिखते हो, अब जरा आप बारी बारी सारी चेक कर लो, जिसने ये कहा ना x इज इक्वल टू 2y, तो अब मैं x जब 100 लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x अगर मैं 100 लूं तो ये 2y के बराबर होगा, नहीं होगा, सॉरी, अगर मैं x 100 लूं तो इसमें y कितने कैलकुलेट होंगे, y कैलकुलेट हो जाएंगे 50, तो y तो ट्वाइस नहीं हुआ। ये बड़ा ट्रिकी है, एक दो दफा मैंने भी जब इसको देखा तो ऑब्वियसली, तो मिसाल अगर आप जहन में ले लें तो फिर आपको जरूर समझ आ जाएगा कि उल्टा लिखना था। So twice as many y than x, so y equals 2x, ठीक है, इसको 2-3 दफा जरा जहन में चटकिएगा तो यहाँ तो ये अंदर आ जाएगा या बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 214, a company manufactures 2 products with the following details। नहीं जी नौशीन, ये याद नहीं रखना कि उल्टा उल्टा लिखना है, मैंने ये तो नहीं कहा कि बस ये याद रखना है कि उल्टा लिखना है। मैंने तो थोड़ा सा ये कहने की कोशिश की है, मैंने आपको ना एक स्मार्ट तरीका बताने की कोशिश की है, और वो स्मार्ट तरीका ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या आपने फैसला कर लिया है कि भाई मेरा जवाब सी है जो आप लोगों ने किया, तो जरा सी को एक दफा टेस्ट तो कर लो इस कंडीशन पे। अब आप सी को टेस्ट करने के लिए जरा एक्स की कोई वैल्यू तो लो, तो जब आप एक्स की को वैल्यू लेते हो तो वाई तो 50 आ जाता है, और वो कहता था वाई ट्वाइस होने चाहिए, तो यहाँ पे तो वाइस आधे हो गए। तो आपने अगर ये चूज किया या ये चूज किया ये चूज किया, और आपको अगर कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आ रहा तो उसके अंदर कोई वैल्यू अज्यूम करके उसे टेस्ट तो कर लो कि वो स्टेटमेंट में पूरा उतरता कि नहीं उतरता। तो मैंने रटा मारने को तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसको टेस्ट कर लो, ठीक है। टेस्ट यानी कि दो तरीके होते हैं ना, एक तरीका ये है कि उसके क्वेश्चन को फॉरवर्ड सॉल्व करो, एक है बैकवर्ड सॉल्व करो। तो फॉरवर्ड अगर नहीं समझ आ रहा तो बैकवर्ड करके देख लो, समझ आ जाएगा। बस ये एक ट्रिक करना आपने बेसिकली, और ये एक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, सवाल का जवाब देखने निकालने के बाद उसको टेस्ट कर लो स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 214, a company manufactures 2 products with the following details, ultra maxi and this and that। तो इसमें जो है मटेरियल स्केर्स रिसोर्स है और उसकी शेडो प्राइस 2 है। A new supplier has offered to supply extra material but at a premium price. The highest acceptable price for extra material is what? अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने ये देखना है कि अगर मुझे मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है 1 kg भी एक्स्ट्रा मिलता है तो उससे मेरा कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा होगा, ठीक है, उससे कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा होगा। अच्छा, अब उसके लिए, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे तो ये सारा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा हूँ। तो मटेरियल की प्राइस है कितनी, $4 पर केजी, और वो कहता है मटेरियल की जो शेडो प्राइस है वो कितनी है, 2 पर केजी। तो ऑब्वियसली इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब 6 होगा। नहीं 6 होगा, क्योंकि आप जो सप्लायर है उसको आप क्या पे करोगे, उसको उसकी कॉस्ट भी पे करोगे और उसका प्रीमियम भी पे करोगे, तो उसका जवाब 2 नहीं है, इसका जवाब 6 है। शेडो प्राइस प्रीमियम होता है, जो पेमेंट आपने करनी है वो आपने टोटल करनी होती है, ठीक है, और जो टोटल है वो प्रीमियम प्राइस कहलाएगी। एक है प्रीमियम, एक है प्रीमियम प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 ओरिजिनल प्राइस है, 2 प्रीमियम है, 6 प्रीमियम प्राइस है, उसने ये पूछा था 6 प्रीमियम प्राइस है, ये प्रीमियम है, ये प्राइस है, तो ये इस तरह से बन रहा है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 215, an organization has the following contribution function where A is this is this, these are the constraint, demand is this, how many units of product A are produced in order to maximize contribution. तो A के कितने यूनिट्स बनाएंगे टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे क्योंकि दो ही बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हमने ग्राफ बना लिया है और उसमें जो ऑप्टिमल प्लान है वो इन पॉइंट्स पे बनता है। तो आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो एक दफा जरा हम इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा शौक पूरा हो जाए कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेट हो जाएगी ना, ये इस तरह से आ जाएगी। तो अब आपको इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप इन दो इक्वेशंस को माइनस कर दोगे, ये कट गया, सो b माइनस 4b 3b हो गया, और 13,000 माइनस 16,000 3,000 हो गया, और b कितना आ गया 1,000, और फिर इस b को दूसरे में पुट कर दो तो a आ जाएगा 6,000। तो ये मैंने क्विकली एकदम इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो जवाब आ गया हमारे पास 6,000। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी हो तो मेरे से पूछ लें। बेसिकली ये मैथ्स है, इसमें कोई लीनियर प्रोग्रामिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग या एसएमए का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिसका मैथ्स वीक है और साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी नहीं उससे सॉल्व होती तो ऑब्वियसली ये फिर विटामिन सी की कमी है, विटामिन एम की कमी है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल प्रिपेयर कर रही है और उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में दो तरह की लेबर है, स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी। 4,000 घंटे अवेलेबल हैं, ये स्किल्ड के घंटे हैं, ये अनस्किल्ड के घंटे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में x ये कर a और ये तो इसकी वेरिएबल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कंस्ट्रेंट फॉर अनस्किल्ड लेबर। बहुत आसान है, अनस्किल्ड लेबर का कंस्ट्रेंट बनाना है। तो 5x प्लस 1y लेस देन एंड इक्वल टू 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। तो ये अब यहाँ से 5x प्लस 1y, तो देखें वो आपसे इतना आसान सवाल भी पूछ सकता है जिसमें वो आपसे सिर्फ कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एग्जामिनर की कोशिश होती है एमसीक्यूज में कि वो एक एक चीज टेस्ट कर ले, कंस्ट्रेंट भी टेस्ट कर ले, ग्राफ भी टेस्ट कर ले, और उसमें तो बड़ा मार्जिन होता है। अभी जो आपने एसीसी वाला सवाल देखा परफेक्ट एग्जांपल है कि उसने हर चीज पूछी है। तो उसने सिंगल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर, शेडो प्राइस, इंटरप्रिटेशन, हर चीज पूछी है 5 क्वेश्चंस में। इवन लिमिटेशन तक उसने पूछ ली और एडवांटेजेस की भी बात उसने पूछ ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 217, इसका जवाब दें। मैं जरा 1 मिनट के लिए खामोश होता हूँ ताकि मेरी एनर्जी बहाल हो। Okay जी, so you got the responses and responses are almost identical, C C C. So I trust कि ये C ही होगा, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 218,
218 में 4 प्रोडक्ट्स हैं, E1, E2, E3, E4, इनके प्रॉफिट्स हैं, मशीन टाइम है, रैंकिंग करनी है। तो ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, इन प्रॉफिट्स को इनके मशीन टाइम्स पे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा, उसकी रैंकिंग कर दोगे। तो ये इसके अंदर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती इस तरह के सवालों में। QPLC makes 2 products, Q1, Q2 for the same raw material। ये भी लिमिटिंग फैक्टर का ही सवाल है, और इसमें शेडो प्राइस बतानी है कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाए आपको मटेरियल का तो उसकी शेडो प्राइस क्या है, ये भी आप इसको खुद देख लीजिएगा। RST, इसमें एक सिंगल फैक्टर है लेबर, इसकी भी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग कभी भी मुश्किल नहीं होती, या आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद इक्वेशंस हैं 3, और ये जब इक्वेशंस मैंने सबसे पहले पढ़ी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ तंग कर रही थी कि ये मल्टीप्लाई भी लग रहा था और एक्स भी लग रहा था। तो ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाती है। अगर ये यूं कर देते ना 12x + 5y + 8z, तो ये आसान होती। अब ये पढ़ने में ही बहुत मुश्किल है कि 12x1 + 5x2 + 8x3। तो मेरे ख्याल में ये भी शायद एग्जामिनी को चक्कर देने के लिए ये काम किया जाता है, क्योंकि मुझे इससे पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा 12 × 1 + 5 × 2 + 8 × 3। शायद आपको भी लग रहा हो, आई एम नॉट द ओनली वन। तो ये मुझे इस सवाल में ये बड़ा एक ऑड सी बात लगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो दिए हुए वेरिएबल्स x1, x2, x3 करके दिए हुए हैं, जो कि ×1, ×2 और ×3 भी आ जाते हैं। अदरवाइज इस सवाल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मटेरियल का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, मशीन आर्ट्स का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन लाइन दी हुई है, और ये 3 कंस्ट्रेंट्स आपको अलग से बताए हुए हैं। और वो ये कह रहा है कि अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो एट करंट प्राइस, तो द प्रोडक्ट that maximizes the value of DXPLC's contribution is। अब थोड़ा सा सवाल को हमें समझना पड़ेगा कि अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो, विच मीन्स कि अगर ये वाला कंस्ट्रेंट खत्म हो जाए, ठीक है जी, तो फिर कंस्ट्रेंट सिर्फ एक ही रह गया ना। फिर आपका सिर्फ कंस्ट्रेंट रह गया ये, तो एक कंस्ट्रेंट खत्म हो गया, दूसरा कंस्ट्रेंट रह गया। तो अब ये हो गया सिंगल फैक्टर का सवाल। तो यहाँ तक पहुंचना जरा मुश्किल है, पता नहीं आप पढ़ के आप यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन ये अब रह गया सिंगल फैक्टर का सवाल। अब जब सिंगल फैक्टर का सवाल आ जाता है तो उसका फैसला कि हम किस ऑर्डर में क्या बनाएं या कॉम्बिनेशन क्या हो, उसका फैसला फिर हो जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पे। तो अब यहाँ पे x1, x2 और x3, इनके कंट्रीब्यूशन है 12, 5 और 8, और इस पे लगने वाले मशीन आवर्स हैं 6, 4 और 3। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 221, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1.25 और ये आएगा 2.66। तो ये रैंक 1 हो गया, ये रैंक 3 हो गया और ये रैंक 2 हो गया। ठीक है, तो अब आपने इस रैंक में से बनाना है, और आपके पास मैक्सिमम कितने घंटे हैं, 8000। तो पहले आप क्या बनाओगे, x3 बनाओगे। x3 की मैक्सिमम डिमांड, अच्छा ये क्वेश्चन वैसे काफी लंबा है। x3 मैक्सिमम कितने बनाने हैं, 200, यहाँ से पता लगा। तो 200 x3 बनाने पे आपके कितने मशीन आवर्स लग जाएंगे, 3। तो 600 घंटे आपके गए। टोटल घंटे कितने हैं, अच्छा अभी मैं जब साथ साथ इसके सोल्यूशन देख रहा हूँ तो सोल्यूशन में इसके अलावा भी कुछ है, और वो जो है मैं जरा एक मिनट चेक कर लूँ कि वो कहाँ से इन्होंने वो वाली बात कैसे की है। इन्होंने सबसे पहले x2 बनाए हैं 100 यूनिट। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने x2 के हाँ ठीक है, यहाँ से पिक किया है। अब आई डोंट नो आपने पिक किया कि नहीं किया। तो देखो एक लिमिट ये भी है कि x2 के कम से कम 100 यूनिट बनाने हैं, तो कम से कम वाली लिमिटेशन भी है। ये तो है ना कि x3 के मैक्सिमम कितने यूनिट बनाने हैं, 200। इससे पहले एक लिमिटेशन है कि x2 के कम से कम 100 यूनिट बनाने हैं, ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो गया। तो अब रैंकिंग बेशक आपको कह रही है कि पहले x3 बनाओ, लेकिन x2
कि ये वाली लिमिटेशन आपको पहली पूरी करनी पड़ेगी। तो x2 के आप कितने यूनिट बनाओगे? 100 पहले बनाओगे, और इन 100 यूनिट्स बनाने पे आपके x2 के 4 घंटे लग जाएंगे, तो 400 घंटे ये चले गए। उसके बाद आप x3 बनाओगे, और x3 आपने कितने यूनिट्स बनाने? मैक्सिमम 200। तो 200 x3 बनाने पे एक x3 पे 3 घंटे लगते हैं, तो 600 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया टोटल 1000 घंटे। अब बाकी रह गया आपके पास 7000 घंटे। तो 7000 घंटों में आप क्या करोगे? आप 7000 घंटों में फिर उसके बाद जो रैंक है, सेकंड रैंक, वो किसका है? x1 का। तो 7000 घंटों में x1 कितने घंटे में बनता है जी? 6 घंटों में। तो 7000 घंटों में कितने x1 बन जाएंगे? 1166। तो जवाब आ गया 1166 और 100 और 200। ठीक है जी। सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें अच्छी खासी आपकी एग्जामिनेशन था कि आप सारी कंस्ट्रेंट्स को और इक्वेशंस को कितना अच्छे तरीके से समझ के इंटरप्रेट करके अप्लाई करते हैं। अगर आपने एक भी चीज मिस की तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप इन अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, उसके बाद we have another question जिसमें P, Q, R के machine hours, variable cost, सब कॉन्ट्रैक्टर प्राइस, और आपने बताना है minimum total cost at which PGS company can obtain the full requirement of component as इस शेडो प्राइस का क्वेश्चन है। तो इसको आप एक दफा खुद देख लीजिएगा। अब हम जरा इस पे आते हैं ग्राफ के ऊपर। सो यू कैन सी अ ग्राफ हियर एंड यू कैन सी अ डॉटेड पोर्शन, ये आपका फिजिबल रीजन है, एंड यू कैन सी द डॉटेड लाइन, ये आपका आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है। ठीक है, अब साफ पता लग रहा है कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को अगर मैं ऊपर लेके जाना शुरू हो जाऊं तो ये टच यहीं पे करेगी एट पॉइंट बी, और एट पॉइंट बी क्या है? 500 यूनिट आर के बनाने हैं, और यहाँ पे तकरीबन 550 यूनिट टी के बनाने हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इससे ऊपर जितनी भी लाइंस हैं ये स्लैक रिसोर्सेज हैं। इसके 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 इंटरसेक्शन पे जो दो लाइंस हैं ये आपके बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वाली दो लाइंस। ठीक है, तो ये इस ग्राफ की एकदम हमने बातें बता दी। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल हैव अ शैडो प्राइस ग्रेटर देन 0? इनमें से किन रिसोर्सेज की शैडो प्राइस ग्रेटर देन 0 होगी? अच्छा, अब शैडो प्राइस ग्रेटर देन 0 किसकी होती है? बाइंडिंग रिसोर्स की। बाइंडिंग रिसोर्स कौन सा है? एक ये, और ये क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, और दूसरा ये, और ये क्या है? डिमांड। सो डीएल है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो बेसिकली दिस वन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मटेरियल ए इस बाइंडिंग से ऊपर फॉल कर रहा है, मटेरियल बी भी बाइंडिंग से ऊपर फॉल कर रहा है, मशीन आवर्स भी बाइंडिंग से ऊपर फॉल कर रहा है, सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर्स बाइंडिंग के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इसकी शैडो प्राइस ग्रेटर देन 1 होगी, इसकी शैडो प्राइस नहीं होगी। ये भी स्लैक है, ये भी स्लैक है, ये भी स्लैक है। तो ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है आपकी कि कौन सा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है और कौन सा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। अच्छा सवाल था वैसे, ग्राफ देके उसकी इंटरप्रिटेशन पूछी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है जिसमें 3 तरह के मील्स हैं, और इसमें ओवन टाइम है, और ओवन टाइम जो है वो कोई लिमिटिंग फैक्टर होगा। इसमें भी रैंकिंग करनी है। आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे रैंकिंग हो जाती है, कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? लीनियर रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट। जी, ये लिमिटेशन है, क्योंकि रियलिटी में तो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये ज्यूम कर रहा है, ये लिमिटेशन है। देयर कैन बी ओनली 2 प्रोडक्ट्स, ये भी लिमिटेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग की। नहीं, एक मिनट, ये लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो हम सिंप्लेक्स मेथड से कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन नहीं है कि 2 प्रोडक्ट्स हो, सिर्फ 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। देयर कैन ओनली बी 2 रिसोर्सेज, ये भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्केर्स रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ऑल वेरिएबल मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल, ये लिमिटेशन, all variables must be completely divisible। एक मिनट, इसको मैं चेक कर लूं जरा। 225, ये लिमिटेशन है
एंड अ कंप्यूटर मस्ट बी यूज्ड टू फाइंड द ऑप्टिमल पॉइंट। ये लिमिटेशन नहीं है, हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मुझे भी है, ट्रू लग रहा है कि लिमिटेशन है, लिमिटेशन है तो लिमिटेशन है। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, ट्रू है, राइट। उसके बाद JL, दो प्रोडक्ट्स हैं, इनका आपने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बतानी है। अच्छा, अब जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आपने बतानी है, इसमें ये बेसिकली इफेक्टिवली आपका कंट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। तो आप बस कंट्रीब्यूशन फंक्शन ही बताओ, और वो क्या होगा, J प्लस L। तो आप J का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो यहाँ से, और L का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में J का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 41 है, 41, और L का जो है वो 47 है। तो बस ये आपका आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन होगी, और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए एज्यूम करना पड़ता है, वरना यही आपके आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आपके आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को। ओके जी, फिर हमारे पास एक ग्राफ आ गया, और इस ग्राफ में वो ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल ए अवेलेबल इज हाउ मच केजी। तो अब आपको यहाँ पे ना मटेरियल ए का, जो कि बहुत ब्लरी सा है, अब यहाँ से मुझे भी ये नजर नहीं आ रहा, ये मटेरियल ए का लाइन है, और इस लाइन के मुताबिक 1000 आर बन रहे हैं, और इस लाइन के मुताबिक 1000, 1100, 1200, 1300 टी बन रहे हैं। और वो ये कहता है कि each T requires 1.4 kg of material A and each R requires 2 kg of material A। तो अगर मैं इसको लिखता तो मैं यूं लिखता कि 1.4 T प्लस 2R इज लेस देन एंड इक्वल टू, अब ये मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितना पड़ा हुआ है। तो अब मैं किसी एक से भी सॉल्व कर सकता हूँ इसे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मैं T ना बनाऊं तो R 1000 बना सकता हूँ। तो मैं अगर इसको उड़ा दूं तो बेसिकली 2R इज इक्वल टू 1000। नहीं, एक मिनट, नहीं यूं नहीं होगा, ये होगा 2000 इक्वल्स टू टोटल अवेलेबल। तो बेसिकली टोटल मटेरियल अवेलेबल मेरे पास 2000 है। क्योंकि 2000 अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं 2 केजी के हिसाब से 1000 आर बना सकता हूँ। तो मैंने जरा रिवर्स इंजीनियरिंग की है, और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी मटेरियल बता दिया। अगर ये किसी को समझ ना आया तो मैं एक दफा दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। वैसे तो अब तकरीबन आप लोग की भी एब्जॉर्प्शन जवाब दे चुकी होगी, और मेरी भी ऑब्वियसली कैपेसिटी जवाब दे चुकी है। ओके, मेरे ख्याल में एक आधा क्वेश्चन शायद और रह गया है, एंड दैट्स इट। तो उस क्वेश्चन में से देख लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड हो, बस उसको करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रोडक्ट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, मैक्सिमम डिमांड है, और पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। ये मेरे ख्याल में चूंकि इक्वेशन बड़ी सिंपल सी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्राफ्ड द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, all constraint have less than equal to limit the maximum number of units of product B which can be produces। तो बेसिकली ये आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन है, लाइक फिजिबल रीजन है। तो इसके अंदर मैक्सिमम बी कितने बनाए जा सकते हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि मैक्सिमम बी कितने बनाए जा सकते हैं, 80। मैक्सिमम ए कितने बनाए जा सकते हैं, ये। और इस, और कॉम्बिनेशन क्या होगा ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ये होगा। ठीक है, तो ये भी इंटरप्रिटेशन हो गई। उसके बाद कंट्रीब्यूशन लाइन है, कंस्ट्रेंट्स हैं, और आपने सॉल्व करके पी और वाई की जो भी वैल्यू है वो बतानी है। तो ये भी सोल्यूशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है जी, तो ये किट के जितने भी क्वेश्चन थे उसकी हमने बड़ी जल्दी से कवरेज कर ली। आपने नोट किया होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ट्रिक्स हैं, बाकी 50 to 60% क्वेश्चन बड़े रेपिटेटिव नेचर के हैं और बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं। जबकि यही चीज अगर होते आपके लॉन्ग क्वेश्चंस तो फिर
आपको पता है अल्लाह की बनाए, ये बेसिकली पास पेपर के क्वेश्चंस आप उठा लें तो इतने बड़े बड़े सवाल, और इतने सीमा में तो खैर इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ICMA में काफ़ी जो क्वेश्चन की लेंथ है वो ज़्यादा है, और ACCA में भी काफ़ी लेंथ ज़्यादा होती है। सीमा में मेरे ख्याल में 10 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, 25 का भी अगर आता है तो फिर उसको कुछ चांस में डिवाइड किया होता है। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्विक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पे अभी भी आपकी कोई एम्बिगुइटी हो या एनीथिंग, यू कैन कमेंट ऑन दैट। उसके बाद हम ये सेशन खत्म करते हैं, और अगला सेशन में मैं सिंप्लेक्स मेथड समझा दूंगा, बट दैट इज probably not gonna be tomorrow, that is probably gonna be on Thursday। आपको जरा एक टाइम मिल जाएगा इन कॉन्सेप्ट्स को एक दफा प्रैक्टिस करने का। अगर कल पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको इन एडवांस 5-6 घंटे पहले बता दूंगा। राइट जी, एनी क्विक कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? सो तो नहीं गए सारे? चादर चादर खींच के और सो गए सारे? नहीं, नहीं सोए। ओके, ठीक है जी। राइट, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू probably on Thursday, possibly on tomorrow. Allah Hafiz.